हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली गुरवानी और आप हमारे चैनल पे है करियर प्लैनेट शैली मैम। तो बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए, काफ़ी सारे चैप्टर्स के दे दिए। अभी 5 चैप्टर के लगातार दिए, फिर एक मॉडल पेपर आया था आपके पास, और इसके पहले भी है ना 1 महीने से अपने क्वेश्चंस चल रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो आप वो भी करो, है ना। तो आई थिंक बहुत अच्छी तैयारी हो गई होगी, अब डरने की जरूरत नहीं है, जितना किया उतना ओके है, परेशान नहीं होना है, पेपर अच्छा हो जाएगा, टेंशन मत लो, है ना। अभी क्या है कि पूरी किताब का बोझ सिर पे, लेकिन जैसे एग्जाम देने जाओगे ना, एक एक क्वेश्चन करते जाओगे तो वो बोझ धीरे धीरे उतरता जाएगा और रिलैक्स फील करोगे। ठीक है, तो टेंशन लेना ही नहीं है किसी भी सिचुएशन में। अब प्रॉब्लम ये आता है थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रहता है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें तो मन से लिख सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मन से कुछ नहीं लिखना है। अगर प्रोडक्ट सही है तो नंबर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ, जो मुझे लगता है कि भाई पेज बाय पेज है ना, ये तुम्हें आने चाहिए। ये क्लास जो है तुम्हारी 12th बोर्ड के साथ साथ नीट और जेईई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मान के चलना, है ना। कल नीट का एग्जाम है, तो इस क्लास को करके जाना। जैसे पूरा टू दी पॉइंट है ना, एनसीईआरटी बता रही हूँ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और जेईई मेंस का दे रहे हो तब भी इसको करके जाना। ये अच्छे क्वेश्चंस है जो मैंने छांट के निकाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो बच्चे नए आए हैं चैनल पे, कल एग्जाम हो जाएगा, परसों गायब मत हो जाना, बने रहना। चैनल पे 1000 से ज़्यादा वीडियोज़ है केमिस्ट्री से रिलेटेड, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके, है ना। और ये आपको लॉन्ग टाइम तक हेल्प करेंगे, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, और भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपके आगे काम आने वाली है ना। तो बने रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लेना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। अब तो भाई कल ही एग्जाम है। चलो अब देखो, पहला हम हेलो एल्केन से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। तो हेलो एल्केन में देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे बनेंगे नेमिंग पे। मान लो आपको मैंने ये पहला कंपाउंड दिया है, तो देखो फर्स्ट कंपाउंड। अच्छा, एक चीज और कह देती हूँ, हिंदी और इंग्लिश मीडियम है ना बच्चे सेम रहेगा, क्योंकि क्या होता है हमारे पास ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो है वो मोस्टली इंग्लिश मीडियम के, और ऑनलाइन क्लासेस जो है ना, ऑनलाइन में ज़्यादातर स्ट्रेंथ जो है वो हिंदी मीडियम की है, तो दोनों को साथ में लेके चलना पड़ता है। इतना टाइम नहीं होता है कि डबल डबल पढ़ाया जाए, दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है ना, तो ये क्लासेस साथ में रहती है, अदरवाइज हम अलग अलग करवाते ही हैं। चलो अब फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो ये कंपाउंड है, तुम्हें इसका सामान्य नाम देना है और आईयूपीएसी नाम देना है। अब कॉमन नेम में देखो, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो डबल बॉन्ड का पड़ोसी है कि नहीं। कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, तो बच्चे डबल बॉन्ड के पड़ोसी को एलाइल बोलते हैं, है ना। डबल बॉन्ड के पड़ोसी को हम क्या बोलते हैं, तो आपको लिखना है एलाइल, और Cl क्या है, क्लोराइड। तो आप इसका सामान्य नाम लिखेंगे एलाइल, और हिंदी में हम लिखना चाहें तो एलिल लिख दो, क्लोराइड तो क्लोराइड रहेगा। और अगर तुम्हें इसका आईयूपीएसी लिखना है तो देखो डबल बॉन्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई बात समझ में। हेलोजन को नंबर 1 मत दे देना जिस कार्बन से कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को नंबर 1 दो। ठीक है, तो देखो 3 पे क्लोरो है, प्रोप 1 ईन है, तो इसका नाम तुम लिखोगे 3 क्लोरो प्रोप 1 ई। क्लियर है, 3 क्लोरो प्रोप, और 1 पे क्या है बच्चे, तो 1 पे है ई। क्लियर, या प्रोपीन लिख देना। नेक्स्ट में आओ, तो देखो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो खुद ही डबल बॉन्डेड है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन को विनाइल बोलते हैं, तो ये आपका है विनाइल क्लोराइड। ठीक है, दिस इज विनाइल क्लोराइड, और हिंदी में लिखना है तो आप विनाइल को वाइनिल लिखते हैं बच्चे। क्लियर। और आईयूपीएसी की बात करो तो देखो इसको नंबर 1 दोगे, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और Cl भी है, तो इसको नंबर 1 दोगे, इधर 2, तो ये है 1 क्लोरो इथीन। क्लियर, अगर आईयूपीएसी लिखना पड़े तो दिस इज 1 क्लोरो इथीन। बोलो सिंपल है, इसमें क्या ही करना है। ठीक है, फिर ये देखो कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन, तो बोलो बेंजीन के पड़ोसी कार्बन को बेंजाइल बोलोगे। कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन, तो हम कहेंगे हाँ बेंजीन का पड़ोसी बेंजाइल, तो बेंजाइल और क्लोराइड, तो इसका कॉमन नेम बनेगा बच्चे बेंजाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी लिखना है तो देखो क्लोरो भी है, फिनाइल भी है, दोनों मीथेन पे कनेक्टेड है, तो क्लोरो फिनाइल मीथेन, तो इसका आईयूपीएसी बन जाएगा क्लोरो फिनाइल मीथेन, या ऐसे लिख दो 1 क्लोरो 1 फिनाइल। ठीक है, और मीथेन, मीथेन पे ही क्लोरो है और मीथेन पे ही फिनाइल है। नंबर नहीं लिखोगे ना तो ऐसे लगेगा क्लोरोफिनाइल, मतलब क्लोरीन बेंजीन पे कनेक्टेड है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए ऐसे लिख दो 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन।
नाउ स्टूडेंट CH2Cl2, तो इसको हम बोलते हैं मिथाइलीन, है ना, मिथाइलीन क्लोराइड। और मान लो 4 ऑप्शन हो और मिथाइलीन क्लोराइड नहीं हो, मिथाइलिडीन हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि एक ही कार्बन में जेम और विसिनल तो होता नहीं है ना, इसलिए मिथाइलीन है तब भी ठीक है ना, नहीं तो मिथाइलिडीन हो तब भी चलेगा। और IUPAC लिखना है तो देखो, एक कार्बन की चेन है मीथेन और 2 क्लोरीन है, तो यहाँ आंसर होने वाला है डाइक्लोरोमीथेन। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई कि तुम्हें मेरी, डाइक्लोरोमीथेन। क्लियर है ना। तो ये हेलो एल्केन में नेमिंग में अच्छे क्वेश्चंस थे जो शायद आपने नहीं करे हो अभी तक, तो कर ले। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, मेरे पास फॉर्मूला है C4H9Br। अब देखो C4H10 ब्यूटेन होता है क्या, बोलो C4H10 क्या होता है, ब्यूटेन होता है। अब तुम कह रहे हो ब्यूटेन में से हाइड्रोजन हटा दो और Br लगा दो, हाँ भाई ऐसा ही कुछ कह रहे, हाइड्रोजन हटाओ और Br लगाओ तो C4H9Br बनेगा, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो अब मुझे यही तो पता करना है कि भाई ब्यूटाइल कितने तरीके का है, ब्यूटाइल कितने तरीके का है। तो देखो, अगर 4 कार्बन सीधे लिखते हो CH3 CH2 CH2 CH2, तो 4 कार्बन सीधे लिखते हो तो दिस इज नॉर्मल ब्यूटाइल, है ना, इसको क्या पढ़ना है, नॉर्मल ब्यूटाइल, और Br लगा दो तो ये हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्लियर। और अगर नहीं लिख पाओ कॉमन नेम तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन लिख देना, गलत मत करना, ठीक है। फिर 4 कार्बन तो सीधे ही रहने दो, Br को 2 नंबर पे लगा दो, है ना, 4 कार्बन स्ट्रेट रहने दो, Br को बीच वाले कार्बन पे लगा दो। ये 2 डिग्री कार्बन है, देखो जिस कार्बन से Br कनेक्ट कर रहे हो लेफ्ट राइट में 2 कार्बन है, तो ये 2 डिग्री है बेटा, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और नहीं पढ़ पाओ सेकेंडरी ब्यूटाइल, द्वितीयक बोलेंगे हिंदी में, द्वितीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, और IUPAC लिख देना, नहीं तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। अब तो हम कहेंगे इसके अलावा, तो बेटा 4 कार्बन सीधे ही क्यों लिखने हैं, 3 सीधे एक नीचे भी तो लिख सकते थे, है ना, ऐसे T जो बनता है ना, ये इसको आइसोब्यूटाइल बोलते हैं। अब Br लगा दो तो इसका नाम हो गया आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, तो दिस इज आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। नहीं तो IUPAC लिख देना, 1 पे ब्रोमो है, 2 पे मिथाइल है और प्रोपेन है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। और अगर तुम आइसोब्यूटेन लिख रहे हो या आइसोब्यूटाइल लिख रहे हो, ठीक है, तो तुम बीच वाला कार्बन, ये कार्बन 3 डिग्री है, यहाँ Br जोड़ो ना, तो ये बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ओके भाई, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आगे बात समझ में, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आता है तो बहुत बढ़िया, फटाफट आगे बढ़ जाते हैं, नहीं तो फिर उसको करना। अब देखो, आपको किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड की पहचान कैसे करनी है, ये क्वेश्चन है NCERT में, है ना, नजर नहीं गई हो तो गड़बड़ है। देखो, अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो आप कहोगे कि भाई डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड यानी ओलिफिनिक ग्रुप, यानी कि एल्कीन। तो जब मैं एल्कीन की रिएक्शन ब्रोमीन CCl4 से कराऊं, है ना, तो रिएक्शन तो तुम्हें याद ही होगी, एक Br इधर अटैक करेगा, एक Br इधर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या, रिएक्शन तो सिंपल है, एक एक Br कनेक्ट कर दो, एक यहाँ लगा देते, एक यहाँ लगा लेते, ठीक है। अब थ्योरी क्या लिखोगे, तो तुम लिखोगे ब्रोमीन CCl4, है ना, इसका रंग जो है वो रेडिश ब्राउन होता है, आई बात समझ में, ब्रोमीन CCl4 लाल भूरे रंग का द्रव है, ठीक। लेकिन जब तुमने रिएक्शन कराई तो ब्रोमीन तो उड़ गया ना, तो ब्रोमीन की वजह से ब्राउन था तो ब्रोमीन तो उड़ गई, है ना। तो एल्कीन, जब हम डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को, है ना, डबल बॉन्ड की पहचान करनी है ना, तो जब अपन क्या लिखे, एल्कीन लिख दे या डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड, एल्कीन की रिएक्शन किससे कराएंगे, तो हम कहेंगे हम एल्कीन की रिएक्शन ब्रोमीन CCl4 से कराएंगे, तो ये रेडिश ब्राउन कलर क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, है ना, लाल भूरा रंग उड़ जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर विल डिसअपीयर, गायब ही हो जाएगा। तो अगर कलर उड़ गया तो हम कहेंगे डबल बॉन्ड है, ना उड़ा तो हम कहेंगे डबल बॉन्ड तो नहीं। क्लियर है, चलो आगे बढ़े, ये भी हेलो एल्केन में से था, ध्यान रखना।
अब ध्यान से सुनो, C5H12 वाला आपके पास एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 है और ये एल्केन है, मतलब पेंटेन है। अब फोटोक्लोरिनेशन मतलब क्लोरीन की रिएक्शन फोटॉन्स यानी लाइट की प्रेजेंस में कराओ, और अब तुम देखो कि जो कंपाउंड बना है वो ओनली वन मोनोक्लोराइड है, मतलब भाई पेंटेन है। तो तुम बोलोगे ना पेंटेन तो 3 तरह का है, जैसे ब्यूटेन क्या था, तो 4 कार्बन सीधे थे तो नॉर्मल ब्यूटेन था, 3 सीधे 1 नीचे था तो आइसोब्यूटेन था। सिमिलरली पेंटेन तो 5 कार्बन सीधे तो नॉर्मल पेंटेन, 4 सीधे 1 नीचे मतलब 2 मिथाइल ब्यूटेन तो उसको पेंटेन बोलते हैं, और 3 कार्बन सीधे 2 ऊपर नीचे यानी 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन तो भाई उसको नियोपेंटेन बोलते हैं। अब ये कह रहा है कि भाई कौन सा, मैं रिएक्शन तो कराऊं पर बोलो तो सही कौन सा पेंटेन लूं, मैं नॉर्मल पेंटेन लूं, मैं आइसोपेंटेन लूं, मैं नियोपेंटेन लूं, तो कौन सा पेंटेन लूं और उसकी क्लोरीन से रिएक्शन कराऊं। तो ये हिंट दे रहा है कि देखो आप ऐसा पेंटेन लो जिससे एक ही मोनोक्लोराइड पॉसिबल हो। तो मैं कहूंगी एक मोनोक्लोराइड तो तभी बन सकता है जब मैं नियोपेंटेन ले लूं। सोचो, देखो इसके सारे ही कार्बन 1 डिग्री है, चेक कर लो क्या भाई, इसके सारे कार्बन क्या है 1 डिग्री है ना। तो अब मैं क्लोरीन कहीं लगाऊं IUPAC नाम एक ही आएगा, चेक करो, है ना। तो इसका आंसर वो पेंटेन पहचानो जो क्लोरीन से रिएक्शन करने पे सिर्फ एक तरह का आंसर देता है, एक ही प्रोडक्ट देता है। तो तुम कहोगे भाई वो आंसर है मेरे पास, वो एल्केन है, नियोपेंटेन। ठीक है, तो इसने क्या कहा है, एल्केन को पहचानो। तो मुझे आंसर नहीं लिखना नियोपेंटाइल क्लोराइड, मुझे सिर्फ नियोपेंटेन लिख के बताना है भाई वो कौन सा एल्केन है, वो नियोपेंटेन है जिसका आंसर 1 होगा। फिर क्वेश्चन सेम है लेकिन ये कह रहा है कि नहीं 3 आंसर आने चाहिए, मतलब वो पेंटेन लेके आओ, तुम्हारे पास नॉर्मल है, तुम्हारे पास आइसो है, तुम्हारे पास नियो है, तो तुम वो पेंटेन सर्च करो जो 3 तरह के आंसर दे रहा हो। तो हम कहेंगे भाई ऐसा तब पॉसिबल है जब मैं नॉर्मल पेंटेन ले लूं। देखो अगर मैं नॉर्मल पेंटेन लेती हूं ना बच्चे, तो देखो एक तो मुझे ये मिला 1 क्लोरोपेंटेन, एक मुझे मिलेगा 2 क्लोरोपेंटेन और एक मुझे मिलेगा 3 क्लोरोपेंटेन। यहां आओगे तो वापस 2 क्लोरो हो जाएगा, वहां जाओगे तो 1 क्लोरो हो जाएगा। तो नॉर्मल पेंटेन की रिएक्शन जब मैं क्लोरीन से कराऊं तो मुझे 3 पॉसिबल प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा मेरा नॉर्मल पेंटेन। क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो सेम क्वेश्चन है, ऐसा एल्केन ढूंढो कि बाद में मुझे 4 आंसर मिले, 4 मोनोक्लोराइड मिले। तो नॉर्मल से तो मुझे 3 मिले थे, नियो से मुझे 1 मिला था। अब अगर मैं आइसोपेंटेन ले लूं, ठीक है, अगर मैं आइसोपेंटेन ले लूं मतलब 2 मिथाइल ब्यूटेन, देख लो लॉन्ग चेन 4 कार्बन की है ना, और 2 पे मिथाइल लगा हुआ है। तो बच्चे अगर मैं 2 मिथाइल ब्यूटेन यानी मैं आइसोपेंटेन ले लूं तो मुझे 4 क्लोराइड बनेंगे। अब तो लगेगा कैसे, तो देखो यहां से H हटा के Cl लगा दो, यहां से H हटा के Cl लगा दो, यहां से H रिप्लेस करके Cl लगाओ, और वहां से तो लगा ये और ये सेम है, तो ये सेम नहीं है। देखो इसके 2 नंबर पे मिथाइल, और अगर यहां से नंबरिंग करोगे ना तो इसके 3 पे मिथाइल है, दूरी अलग अलग है मिथाइल की। तो 4 आंसर बनेंगे। तो मैं कहूंगी अच्छा आइसोपेंटेन। फिलहाल एल्केन पहचानना है तो आंसर आइसोपेंटेन। वो कहे नहीं बना के बताओ, तो बच्चे एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक एक Cl लगा दो। तो टोटल 8 हो गया, नॉर्मल पेंटेन के 3, आइसोपेंटेन के 4 और नियोपेंटेन का 1 सॉरी। तो टोटल 8 आइसोमेरिक है ना हैलाइड्स आप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखो प्रोपेन के डाई हेलोजन डेरिवेटिव। तो प्रोपेन मतलब तुम्हारे पास 3 कार्बन है और डाई हेलोजन तुम्हें 2 हेलोजन लगाने। तो मैंने ऐसा किया 1,1 डाई हेलो प्रोपेन, बाकी तो हाइड्रोजन लगा दो। बोलो ऐसा कर सकते हैं ना। तो हम कहेंगे हाँ, एक तो हम ये बना लेते हैं 1,1 डाई हेलो प्रोपेन। ठीक है भाई, ये बना लो। और क्या करें, तो हम कहेंगे 1,1 क्यों कर रहे हो, 2,2 भी तो कर सकते हो। हाँ 2,2 डाई हेलो प्रोपेन, डाई हेलोजन व्युत्पन्न बनाने ना, मतलब 2 हेलोजन लगाने। तो हम कहेंगे हाँ भाई ये भी पॉसिबल था, तो ऐसा करो 2,2 डाई हेलो प्रोपेन। ठीक है, 1,1 डाई हेलो प्रोपेन सही है, 2,2 डाई हेलो प्रोपेन सही है। और क्या कर सकते थे, तो हम कहेंगे 1,2 भी तो कर सकते थे। एक हैलोजन 1 नंबर पे, एक हैलोजन
इसका पास वाला, तो ये क्या हो जाएगा 1,2 डाई हेलो प्रोपेन। तो ये भी पॉसिबल है। और क्या कर सकते थे, तो दोनों कॉर्नर पे हेलोजन लगा दूं, सोचो, दोनों कॉर्नर पे हेलोजन लगा दी है ना, तो अब मेरा आंसर है 1,3 डाई हेलो प्रोपेन, 1,3 डाई हेलो प्रोपेन। क्लियर? तो 1,2 भी ठीक है, 1,3 भी ठीक है, 2,2 भी ठीक है और 1,1 भी ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, चेक कर लो। तो हम कहेंगे नहीं 4। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो प्रोपेन के 2 डाई हेलोजन व्युत्पन्न में आंसर 4 आ रहे हैं। ठीक है, अब एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड SN1 रिएक्शन देते हैं। तो देखो एलाइलिक में तो मैं अभी बताया कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड है ना, तो मैं कहूंगी अच्छा एलाइलिक हैलाइड कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। अब SN1 में तुम्हें याद है SN1 2 स्टेप में होती है, पहला स्टेप धीमी गति का होता है, दूसरा तेज गति का होता है, फिर SN1 में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है और कार्ब कैटायन बनता है। तो मैं चेक कर लेती हूँ भाई यहाँ कार्ब कैटायन की क्या हालत है, तो देखो हेलोजन माइनस चला गया है ना, तो मुझे यहाँ मिला एलाइल कार्ब कैटायन, यानी कुछ ऐसा CH2CH CH2 और ये प्लस और यह हैलाइड हो गया माइनस, और इसका नाम मैंने दे दिया एलाइल कार्ब कैटायन। ठीक है, अब तुम सोचो कि भाई एलाइल कार्ब कैटायन बना दिया, क्या ये स्टेबल है? तो तुम बताओ क्या इसमें अनुनाद है? तो हम कहेंगे देखते हैं, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, क्या इसमें रेजोनेंस है? तो मैं चेक कर लेती हूँ। देखो अगर ये बॉन्ड यहाँ टूट गया तो ये नेगेटिव, बैक साइड पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड, तो ये CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। तो हम कहेंगे हाँ इसमें तो रेजोनेंस है, और रेजोनेंस जब भी आता है तो वो चीज़ स्टेबल होती है, तो एलाइल कार्ब कैटायन बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें अनुनाद है, रेजोनेंस है, और रेजोनेंस की वजह से ये क्या है, स्टेबल है, तो SN1 के थ्रू रिएक्शन में जाएगा। अब ठीक है, आप बेंजाइल की बात करो, बेंजाइलिक हैलाइड भी आप तो कह रहे हो कि SN1 दे रहा है, तो हम रीजन सेम बताएंगे। हम कहेंगे देखो बेंजाइल कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन, क्या भाई बेंजाइल कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन। अब वापस यहाँ पे भी यही स्लो स्टेप, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, X माइनस है, बेंजाइल कार्ब कैटायन है, तो हम यहाँ ठीक है भाई बेंजाइल कार्ब कैटायन बना लेते हैं। अब ध्यान से देखो ये जो हमारा बेंजाइल कार्ब कैटायन है, क्या इसमें रेजोनेंस है, क्या ये स्टेबल है? तो हम कहेंगे देखो भाई चेक कर लेते हैं, तो ये बेंजाइल कार्ब कैटायन, बोलो क्या अनुनाद है? देखो तो हम कहेंगे पाई बॉन्ड घुमा लो ना, ये बॉन्ड इधर टूट गया नेगेटिव, बेंजीन रिंग में क्या आ गया पॉजिटिव, तो हम कहेंगे देखो कुछ ऐसा, ये बाहर डबल बॉन्ड जा रहा है और ये यहाँ पॉजिटिव और ये 2 बॉन्ड एज इट इज। ठीक है, तो बेंजाइल कार्ब कैटायन में भी क्या है, तो हम कहेंगे इसमें भी रेजोनेंस है, अनुनाद है, और रेजोनेंस की वजह से ये क्या है, तो भाई ये स्टेबल है। तो एलाइलिक हैलाइड SN1 जाएगा, जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि एलाइल कार्ब कैटायन स्टेबल है। बेंजाइलिक थ्रू SN1 जाएगा, तो बिल्कुल जाएगा, क्योंकि इसमें भी क्या है, रेजोनेंस है, और रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आती है। तो नहीं, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ऐसी रिएक्शन दे दी, रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन को पहचानो। ठीक है, तो देखो रिटेंशन, रिटेंशन को बोलते हैं धारण, है ना, आगे पीछे लिखा है थोड़ा, रिटेंशन को बोलते हैं धारण एज इट इज। जैसे मान लो देखो ये कायरल कार्बन है क्या, देखो ये कार्बन ऊपर इथाइल है, इधर हाइड्रोजन है, इधर मिथाइल है, उधर एक्स है। कायरल कार्बन समझते हो ना, कार्बन की वैलेंसी 4 होती। ऐसा कार्बन जो 4 अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम से कनेक्टेड हो, उस कार्बन को कायरल कार्बन, कीरेल कार्बन कहते हैं, जो अलग अलग परमाणुओं से बंधा हो। ठीक है, अब कायरल है तो भाई क्या होता है कि वो PPL, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाता है, या तो राइट में घुमाएगा या लेफ्ट में घुमाएगा। राइट में घुमाता है तो हम कहेंगे भाई ये डेक्स्ट्रो है, और लेफ्ट में घुमाता है तो हम कहेंगे ये लेवियो है ना। और कई बार हमें मिक्सचर ही मिल जाता है, ठीक है ना, कोई मैकेनिज्म में कार्ब कैटायन बनता है तो अबव द प्लेन भी अटैक होता है, बिलो द प्लेन भी अटैक होता है।
लाइक SN1 में ऐसा होता है ना। SN1 में तुमने अभी तो बोला कि कार्ब कैटायन बनेगा, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, भाई यहाँ से भी अटैक कर सकता हूँ और मैं यहाँ से भी अटैक कर सकता हूँ, है ना। अभी जंगल में शिकार है तो जरूरी कि शेर इधर से ही आएगा, पीछे से नहीं आ सकता क्या, शेर तो कहीं से भी आ सकता है ना। तो हम कहेंगे भाई अबव द प्लेन भी पॉसिबल है, बिलो द प्लेन भी पॉसिबल है, मतलब डेक्स्ट्रो भी है और लेवियो भी है। तो मिक्सचर जब बनता है ना तो उसको हम रेसिमाइजेशन, रेसिमीकरण कहते हैं। अब मैं कहूँगी देखो भाई ये कंपाउंड है, ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में आपने कहा कि ये X तो गया है ना, X माइनस जो है ये तो टूटा है और Y जो है वो वहीं जाके जुड़ा है जहां X था, यानी अखंडता बनी हुई है ना। जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी रिजिडिटी बनी हुई है, जहां से X गया वहीं से Y ने अटैक किया। तो हम कहेंगे भाई ये जो रिएक्शन दिख रही है ना ये रिटेंशन है। अगर एग्जाम में आ जाए रिटेंशन समझाओ तो आपको ये जो मैंने लिखा हुआ है ना ये आपको लिख के समझाना है ना, चेरी नहीं पड़ेगा, बस अगर आपने लिख दिया तो समझ जाएगा, अच्छा जहां से X हटाया वहीं से Y लगाया, मतलब रिटेंशन, धारण तो है। अब आप यहां आओ, देखो आपने X मेरा लेफ्ट में था और प्रोडक्ट में देखो X मेरा राइट में है ना, ये ऐसे मतलब X हट के उसकी जगह Y उल्टा हो चुका है, ठीक है ना। ये चीज देखो यहाँ है और फिलहाल ये चीज आपकी इधर है, तो लेफ्ट का राइट हो गया है ना। तो मैं कहूंगी पलट गया, देखो ऐसा लग रहा है ना घूम गया, है ना, ये चीज जो उठ के वो यूं आ गई है। तो अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं ये रिएक्शन हुई है इन्वर्जन, है ना, प्रतिलोमन, इन्वर्जन, ठीक है भाई। ये रिएक्शन इन्वर्जन के थ्रू हुई है, वो रिटेंशन के थ्रू हुई है। और आप कह रहे हो कि अगर वो प्रोडक्ट A है और ये प्रोडक्ट B है और मेरे तो दोनों ही बना है, प्लेन के ऊपर से भी अटैक हुआ है ना, प्लेन के नीचे से भी अटैक हुआ है भाई। X जो अगर प्लेन के ऊपर से निकला है और Y ने प्लेन के ऊपर से अटैक किया है तो धारण, और X तो प्लेन के ऊपर से निकला है और Y प्लेन के नीचे से अटैक कर रहा है तो इन्वर्जन। और आप कह रहे हो नहीं मेरे तो दोनों ही बना है, तो बच्चे अगर दोनों बनेंगे तो हम कहेंगे रेसिमाइजेशन। परेशान क्यों होना है, रेसिमीकरण, ठीक है। और A और B का आपस में क्या रिश्ता है ना, A और B एक दूसरे क्या लगते हैं, तो हम कहेंगे है तो सेम, खाली लेफ्ट राइट का फर्क है। मिरर इमेज है, देखो अगर उसको मिरर में देखोगे तो यही तो दिखेगा। तो जो मिरर इमेज होती है ना उसको बोलते हैं इनेंशियोमर। A और B आपस में एक दूसरे क्या लगते हैं, इनेंशियोमर, हिंदी में लिखेंगे प्रतिबिंब रूप, इनेंशियोमर। आगे बात समझ में, और दोनों है तो रेसिमाइजेशन, है ना। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि रेसिमाइजेशन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू होता है, SN1, रेसिमाइजेशन SN1 के थ्रू होता है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहां तक। अब आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट ये कह रहा है बीटा एलिमिनेशन को समझाओ, सैजेफ लॉ को समझाओ बीटा एलिमिनेशन के बाद, और डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो बच्चे डी डिलीट होना, हाइड्रो हाइड्रोजन भागेगा, हेलोजिनेशन हेलोजन भी जा रहा है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, एक कंपाउंड में से हाइड्रोजन भी निकल रहा है, हेलोजन भी निकल रहा है। तो मुझे इसी में सैजेफ नियम समझाना है, तो मैं इसको 2 हेलो एल्केन का एग्जांपल लेके समझा रही हूं, ठीक है। 2 हेलो एल्केन, तुम चाहो तो यहाँ क्लोरो लिख दो, है ना। मान लो मैंने यहाँ क्लोरोब्यूटेन का एग्जांपल लेके समझा। तो जब मैं 2 क्लोरोब्यूटेन की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से कराती हूँ, तो एल्कोहलिक KOH हमेशा आपको क्या देगा, बीटा विलोपन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। तो होगा क्या, तो मैं कहूँगी देखो ये K और ये Cl तो बाहर जाना। अब एलिमिनेशन में बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, मतलब क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा है और इसका पड़ोसी, तो भाई इसका पड़ोसी तो ये है, तो ये बीटा है। तो आप कहोगे पड़ोसी तो ये भी है, इसको किसने मना किया, तो हम कहेंगे हाँ ये भी बीटा है, तो एक बीटा लिख देते, एक बीटा डैश लिख देते, है ना। तो मैं कहूँगी Cl तो गया, अब अगर ये H जाता है इस OH के साथ तो ये 2 बॉन्ड टूटते हैं, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो मेरा आंसर 2 ब्यूटीन है। तो मैं कहूँगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, हमारा आंसर क्या है, 2 ब्यूटीन है। और अगर क्या हुआ तो मैं कहूँगी कि देखो ये वाला हाइड्रोजन गया, है ना, ये हाइड्रोजन गया और ये Cl गया, तो यहाँ मेरा आंसर 1 ब्यूटीन है। बोलो है कि नहीं। तो पहला रिएक्शन समझ में आया तुम्हें, है ना। बीटा बीटा एलिमिनेशन की बात करें, ठीक है,
तो पहले आप एक ले लो, 2 हेलो एल्केन ले लो, 2 क्लोरोब्यूटेन ले लो, अल्कोहलिक KOH ले लो, तो तुम कहोगे भाई बीटा हाइड्रोजन तो 2-2 है, तो पॉसिबिलिटी 2 प्रोडक्ट बनने की है। तो पहले बीटा विलोपन समझाओ या वगैरह लिख के समझा देना। अब अगर सैडजेफ नियम समझाओ तो बच्चे अगर बीटा एलिमिनेशन के दौरान, मिक्स लैंग्वेज में लिख रही हूँ बच्चों, आपको अपने अपने हिसाब से छांटना है। बीटा एलिमिनेशन के दौरान अगर 2 प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो, क्लियर, 2 टाइप्स ऑफ एल्कीन बनने की क्या है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है भाई, मान लो 2 तरह की एल्कीन बन रही है तो सैडजेफ क्या बोल रहा है, तो सैडजेफ कह रहा है वो एल्कीन ज्यादा बनेगी जो ज्यादा सिमेट्रिक है। आई बात समझ में? सिमेट्रिक मतलब देखो ये डबल बॉन्ड है ना, लेफ्ट में भी 2 कार्बन, राइट में भी 2 कार्बन, तो ये 2 ब्यूटीन ज्यादा सिमेट्रिक है। हालांकि इसकी वजह हाइपर कॉन्जुगेशन है। अगर आपने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा हो तो आपको पता है 2 ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल है, 1 ब्यूटीन कम स्टेबल है। लेकिन सैडजेफ सीधी सीधी बात कर रहा है कि इतना मत पढ़ो, आप तो ये बोल दो जो ज्यादा सिमेट्रिक है, अधिक सममित है ना, मोर सिमेट्रिक एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। क्लियर? अगर बीटा एलिमिनेशन के दौरान 2 प्रकार के एल्कीन बनने की संभावना है तो वो एल्कीन ज्यादा बनेगी जो ज्यादा सिमेट्रिक है, तो अधिक सममित एल्कीन मुख्य उत्पाद होगी। बस इतनी सी बात है। तो आप 2 ब्यूटीन में लिख दो मेजर या 80% लिख दो, और 1 ब्यूटीन में आप लिख दो माइनर यानी कि 20% लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो बीटा एलिमिनेशन समझाओ, सैडजेफ लॉ समझाओ, डीहाइड्रोलोजिनेशन समझाओ, तो ये सब समझा दो, काम बन जाएगा। ठीक है, आगे देखो। अब आपको ये रिएक्शन करानी है RX + Mg। तो बेटा हेलो एल्केन की रिएक्शन मैग्नीशियम से कराओ, ड्राई ईथर आती होगी तुम्हें, Mg बीच में डाल दो, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए RMgX। R और Mg के बीच का बॉन्ड शो करोगे, ये सहसंयोजक है, कोवलेंट, और Mg और X का नहीं शो करोगे क्योंकि वो आयनिक है। RMgX एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, और हम इसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर? अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल देगा आपको, Mg + C2H5-। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एक्टिव हाइड्रोजन, सक्रिय हाइड्रोजन, मतलब तुम्हें H+ मिल रहा है क्या, तो हम कहेंगे पानी से तो H+ मिल ही जाएगा, तो बस हो गया आपका काम। तो ये H+ इसको दे दो, तो यहां तुम्हारा आंसर हो गया C2H6। तो पूछ ले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ईथर की जगह पानी में डाल दिया, डाल दो, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बचेगा ही नहीं, एल्केन बचेगा, और साइड प्रोडक्ट लिख दो MgBrOH। ठीक है, ऐसे ही लिखना क्योंकि आयोनिक बॉन्ड है ना, इसलिए। फिर DOD, DOD मतलब D2O, एग्जामिनर DOD थोड़ा लिखेगा, तो D2O लिखेगा, तो ड्यूटेरियम है ना, तो D+ OD-, तब भी मैं कहूँगी D+ इधर जोड़ दो, इतना क्यों परेशान हो, है तो इथेन, लेकिन इस इथेन में एक हाइड्रोजन की जगह क्या है, D है। क्लियर? और अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अल्कोहल से करा दो तो करा दो, तब भी तुम्हारा काम यही है, इसको हाइड्रोजन दे दो, तो ये हो गया C2H6 प्लस क्या हो गया, तो मैं कह दूंगी MgBr, और ब्रैकेट में डालो OC2H5। बस इतनी सी बात है। ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनना। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, क्या होता है जब ग्रीनियर अभिकर्मक की क्रिया सक्रिय हाइड्रोजन, सक्रिय हाइड्रोजन मतलब तुम्हें H+ मिल रहा है क्या, तो एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड से कराते हैं, तो हम कहेंगे करा दो भाई, एल्केन बन जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो। अब डायरेक्ट पूछ लिया कि भाई वुड्स लिखो, वुड्स फिटिग लिखो और फिटिग लिखो, तो कर लोगे। वुड्स में क्या होता है, हेलो एल्केन, 2 सोडियम और हेलो एल्केन, और एरो पे फिक्स है ड्राई ईथर। ठीक है, तो वुड्स तो तुम लिख लोगे, देखो आगे बना लोगे। वुड्स फिटिग में बेटा 1 हेलो एल्केन ले लो, 2 सोडियम और 1 हेलो बेंजीन ले लो, और एरो पे वापस वही ड्राई ईथर। ठीक है, ये पढ़ लोगे, प्रेशर रिलीज हो जाएगा, फिर तुम्हें लगेगा, अगर ये तुम्हें आ रहा है ना, तो फिर तुम्हें लगेगा, मान के चलोगे तुम्हारा हेलो एल्केन तैयार है, फिर तुम्हें टेंशन की जरूरत नहीं। आई बात समझ में? फिटिग में तो बोलो हेलो बेंजीन, 2 सोडियम और वापस हेलो बेंजीन, है ना, और एरो पे वही ड्राई ईथर। ठीक है, अब क्या करना है,
तो अब इनको बाहर निकाल दो भाई पकड़ के। 2NaX गया तो मेरा आंसर है R, सिंगल बॉन्ड R। बाकी साइड वाला निकालते चलो, यहाँ पे भी यही करो, 2NaX बाहर कर दो तो हमारा आंसर है R, बेंजीन, एल्काइल बेंजीन। और यहाँ पे भी यही करना है बच्चे, 2NaX बाहर निकाल दो तो 2 फिनाइल कनेक्ट हो जाएंगे तो हमारा आंसर है बाईफिनाइल, है ना। इसको लिखेंगे बाईफिनाइल, इसको लिखना है एल्काइल बेंजीन। ठीक है, तो वर्ड्स में R लो, आंसर RR हो जाता है, 1 का 2 हो जाता है, क्या ही दिक्कत है। तो जब भी हेलो एल्केन वाले क्वेश्चन में कन्वर्जन आए 1 का 2 लगेगा, यार ब्यूटेन का ऑक्टेन मांग रहा है, इथेन का ब्यूटेन बोल रहा है, प्रोपेन का हेक्सेन बोल रहा है, तो खट से दिमाग में वुड्स ले आना। डबल करने का एक ही तरीका है वुड्स, एल्डिहाइड कीटोन में डबल करना होता है ना तो एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, थोड़ा दिमाग में रखना है इसको। चलो आगे बढ़ते। अब देखो सैंडमेयर लिखो, गैटरमैन लिखो, अब इसमें क्या बड़ी बात है। सैंडमेयर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, है ना। गैटरमैन में भी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ही था। मैं 4 रिएक्शन दे देती हूँ तुम्हें एक साथ। ठीक है, तो देखो सैंडमेयर में अगर आपने HCl लिया है तो कॉपर सॉल्ट लेना। सैंडमेयर में S है ना, तो सॉल्ट में भी S है, तो सैंडमेयर में सॉल्ट लेना। HBr लिया है तो Cu2Br2 लेना। ठीक है, गैटरमैन में तो तुम HCl ले रहे हो तो कॉपर पाउडर लेना, है ना। और HBr ले रहे हो तो सॉल्ट नहीं लेना है, कॉपर पाउडर लेना है। भाई 2 अलग अलग साइंटिस्ट ने एक ही रिएक्शन रिसर्च कर ली तो नाम अलग अलग क्यों, क्योंकि आपने कंपाउंड अलग अलग लिया ना, क्या बोलते हैं इसको, कैटलिस्ट अलग अलग लिया। तो ये वाली जो है ना, ये दोनों, ये आपकी गैटरमैन है। ठीक है, और ये जो ऊपर की ये दोनों जो है ये आपकी सैंडमेयर है। बोलोगे तो नहीं बोलो, और आती है तो टेंशन ही खत्म। अब करना कुछ नहीं है रिएक्शन में, देखो सब में ये Cl तो जाएगा ही सही, नाइट्रोजन सबकी उड़नी है। अब यहाँ Cl है तो क्लोरोबेंजीन, यहाँ Br है तो ब्रोमोबेंजीन, वापस क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। अब क्या ही है इसमें बोलो, है ना। पहला आंसर तो तुम कहोगे क्लोरोबेंजीन, दूसरा आंसर तो तुम कहोगे ब्रोमोबेंजीन, तीसरा तो बेटा वापस क्लोरोबेंजीन, और चौथा तो वापस लिख दो ब्रोमोबेंजीन। बस इतनी सी बात है, क्लियर है ना। तो ऊपर की दोनों सैंडमेयर, नीचे की दोनों गैटरमैन। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल तुमसे पूछ ले, ठीक है सैंडमेयर गैटरमैन ये तो कोई बता देगा, अधिक उपलब्धता ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है। भाई एक जैसी रिएक्शन है, 2 बार पढ़ा दी है ना। यील्ड प्रोडक्शन ज्यादा कहाँ होता है। हेलोएरीन बना रहे हो ना, तो मैं सैंडमेयर कराऊँ गैटरमैन कराऊँ, बैटर क्या है, तो तुम्हें याद रखना है। नाम कौन सा बढ़िया लग रहा है, सैंडमेयर। गैटरमैन तो अपन इंडियन से, तो अपन को गैटरमैन समझ में नहीं आता है, सैंडमेयर ठीक लगता है। हाँ सैंडी 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 सैंडमेयर। तो सैंडमेयर में यील्ड प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा है, यील्ड मोर किसमें, सैंडमेयर। याद रखेंगे सैंडमेयर में प्रोडक्ट का यील्ड क्या है, ज्यादा है, गैटरमैन में कम है। क्लियर है। चलो आगे देखो, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। तो भाई फ्रीडेल क्राफ्ट 2 लिख रही है, एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन। तो देखो हेलो एल्केन है तो हेलो एल्केन में मैं क्लोरोबेंजीन की फ्रीडेल क्राफ्ट लिख लेती हूँ, और यही अगर मेरे पास ईथर होता ना, ठीक है बच्चे ध्यान से सुनना, सेम उसमें नहीं बताऊंगी, ईथर होता ना तो यहाँ OR लिख देते। अगर वो कहता एनीसॉल तो यहाँ OCH3 लिख देते। अगर वो कहता नहीं फेनिटॉल तो OC2H5 लिख देते। रिएक्शन सेम रहेगी, है ना। भाई क्लोरोबेंजीन भी आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, मतलब हाइड्रोजन जो है वो मुझे ऑर्थो पैरा से ही निकालना है। ठीक है, तो फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्किल समूह का जोड़ना मतलब मैथिल जोड़ना है, और फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, एसिटल समूह, एसिटाइल ग्रुप CH3CO इसको जोड़ना है। ठीक है, और फ्रीडेल क्राफ्ट का कैटलिस्ट फिक्स है, निर्जल AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। अब तुम चाहो तो FeCl3 लिख दो, SnCl2 लिख दो, वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब करना क्या था, तो मुझे खाली ऑर्थो और पैरा से ही तो हाइड्रोजन मंगाना है। यहाँ एल्काइल ग्रुप जोड़ दूंगी CH3, है ना, एक बार पैरा पे जोड़ दूंगी, तो यहाँ मेरा आंसर ऑर्थोक्लोरोटोलुइन है कि नहीं, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन।
और दूसरा पैरा क्लोरोटोलुइन। ठीक है, और यहां मेरा आंसर, तो ये एसिटाइल ग्रुप जोड़ दो यहाँ पे, है ना, और एसिटाइल ग्रुप बेंजीन में जोड़ दिया तो वो एसिटोफिनॉन हो जाता है, और मेरा मेन ग्रुप जो है वो एसिटोफिनॉन कीटोन हो गया। और एक बार पैरा पे तो मैं इसको टेढ़ा करके लिख रही हूं, ठीक है, इसका नाम एक का लिख लेती हूं मैं, ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन, ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन, इसका वो पैरा हो जाएगा, और वो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और पैरा क्लोरोटोलुइन। बोलो, सिंपल है, फ्रीडल ग्राफ लिख दोगी, क्या ही बड़ी बात है। ठीक है, आगे चले बराबर। अब देखो अगला क्वेश्चन कि अगर मैंने क्लोरोफॉर्म को हवा में खुला छोड़ दिया तो क्या होगा। तो भाई क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, है ना, अगर आपने इसको एयर एंड लाइट में छोड़ दिया, एयर एंड लाइट में छोड़ दिया तो ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो तुम क्या करो, इसमें से HCl को रवाना कर दो, यहां से H उठाओ, यहां से Cl उठा दो, पीछे क्या बचा, CCl2 और O मिला दो तो COCl2 और HCl। ये COCl2 को हम बोलते हैं, रासायनिक नाम, केमिकल नेम है कार्बोनिल क्लोराइड, है ना, और आप इसको फॉस्जीन भी बोल सकते हैं। तो मान लो सवाल पूछ लिया कि क्लोरोफॉर्म हवा में खुला छोड़ दिया, क्या बनेगा, फॉस्जीन। फॉस्जीन टॉक्सिक है ना, पॉइजनस गैस है, टॉक्सिक है, विषैली है। अब वो कहेगा कि तुम्हें कैसे पता कि क्लोरोफॉर्म में फॉस्जीन बन गया, तो तुम कहोगे फॉस्जीन बनेगा तो साथ में HCl भी तो पड़ा है ना, तो जैसे ही मैं थोड़ा सा AgNO3 मिलाऊंगी तो AgCl बनेगा। अब ये तो सबको ही पता है कि AgCl का अवक्षेप प्रेसिपिटेट कैसा होता है, व्हाइट होता है। तो आप क्लोरोफॉर्म की शुद्धता की पहचान, हाउ विल यू डिटरमाइन प्योरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो तुम कहोगे अगर क्लोरोफॉर्म एयर और लाइट के कांटेक्ट में आया हुआ है तो फॉस्जीन के साथ साथ HCl बनता है, यानी इम्प्योर हो चुका है। इम्प्योर क्लोरोफॉर्म में अगर मैं AgNO3 मिलाऊं तो AgCl का व्हाइट पीपीटी आएगा, और अगर व्हाइट हो गया मतलब वो टॉक्सिक है, और नहीं आया तो फिर ठीक है, प्योर है, चढ़ाओ, किसको चढ़ाना है ना, एनेस्थीसिया होता है ये। और आयोडोफॉर्म में उल्टा है, प्योर आयोडोफॉर्म खुद ही आयोडीन छोड़ता रहता है तो वो AgI का येलो पीपीटी देता है, ध्यान रखना। क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म उल्टा है, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म व्हाइट पीपीटी बनाएगा जबकि शुद्ध आयोडोफॉर्म येलो पीपीटी बनाता है, तो दिमाग खुला रखना, ठीक है। अब ये कह रहे हैं आप DDT कैसे बनाएंगे, तो देखो आप क्या करो, क्लोरल ले लो, क्लोरल होता है CCl3CHO, ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड। ठीक है भाई, क्लोरल ले लिया, आप इस क्लोरल की रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से कराओ, है ना, क्लोरीन अगर बेंजीन पे है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है तो हम पैरा वाली साइड से कनेक्शन करेंगे, ठीक है, और एरो पे आप ले लो H2SO4। तो जब मैं क्लोरल की रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से कराऊं तो मुझे देखने को मिला कि भाई ये वाटर तो गया, क्लोरल की रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से कराऊं तो ये वाटर तो गया। अब देखो CCl3CH, अब कनेक्ट कर दो, देखो ये क्लोरोबेंजीन, ये वापस क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो शॉर्ट में लिखना है तो इसका नाम लिख दो भाई, ये DDT है। पूरा नाम लिखना है तो लिखो, 2 क्लोरो दिख रहे हैं तो हम कहेंगे हाँ, तो 2 क्लोरो मतलब डाई क्लोरो, 2 फिनाइल भी दिख रहे हैं, 2 क्लोरो 2 फिनाइल, तो D मतलब डाई क्लोरो, फिर D मतलब डाई फिनाइल, और ऐसे भी लिख सकते हो पैरा पैरा डैश। IUPAC लिखना है तो 4,4 डैश, बाकी सब सही है ना। अब देखो डाई क्लोरो डाई फिनाइल, ये इथेन है और इस इथेन में 3 बार क्लोरीन है तो ट्राई क्लोरो इथेन। और तुमसे पूछेगी नहीं DDT का IUPAC लिखो तो आप लिखो 4,4 डैश, बाकी सेम डाई क्लोरो डाई फिनाइल, और 1,1,1 ट्राई क्लोरो इथेन, ठीक है। फिर तुम्हें लगेगा 1 तो ये 2 है, हाँ तो फिर ये ऐसे आएगा 2 पे क्या है 4,4 डैश डाई क्लोरो डाई फिनाइल, फिर 1,1,1 ट्राई क्लोरो इथेन, ब्रैकेट में डाला है मतलब ये सब कुछ सेम। 4,4 लिखा है तो पैरा पैरा लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये कार्बन नंबर 1 ये कार्बन नंबर 2 है, 2 नंबर पे क्या है क्लोरोफिनाइल क्लोरोफिनाइल, क्लोरो कितने पे 4 पे है, एक 4 डैश है,
तो 2 नंबर पे 4,4- डाइक्लोरो डाइफिनाइल ब्रैकेट बंद 1,1 ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, चलो अब कुछ कन्वर्जन से देखो, क्लोरोइथेन से ब्यूटेन बनाना है, तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ये डबल करने की बात कर रहा है? क्लोरोइथेन मतलब मेरे पास 2 कार्बन है और जब आप आंसर में डिमांड कर रहे हो तो आप 4 की कर रहे हो। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वर्ड्स सीखी थी, है ना, वर्ड्स में आर ले हो आंसर आर आर, तो तुम इथेन ले रहे हो तो आंसर ब्यूटेन, तो आप इसकी वुड्स रिएक्शन कर दो। वुड्स क्या सिखाई थी? RX 2 सोडियम और वापस RX, बोलो, है ना, 2 का 4 करना है तो वुड्स कर लो, वुड्स में हमेशा डबल। अब देखो, प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल, अब लेना तो तुम्हें प्रोपीन है और आंसर तुम्हें प्रोपेन 1 ऑल देना है। अब 2 तरीके से दे सकते हैं, हाइड्रोबोरेशन से भी इसका जवाब दिया जा सकता है, लेकिन ये हेलो एल्केन है तो मैं हेलो एल्केन के हिसाब से बता रही हूं। अगर मैं तुम्हें कहूं प्रोपीन की रिएक्शन HBr से कराओ तो तुम कहोगे Br माइनस है और माइनस वहां जाता है जहां हाइड्रोजन कम। मैं कहूं छोड़ो, उसको माइनस नहीं बनाना है, तुम परऑक्साइड ले लो, अब Br माइनस है ही नहीं, है ना। परऑक्साइड लेते ही क्या होता है? एंटी मार्कोनिका हो जाता है। परऑक्साइड लेते ही क्या हो गया? तो हम गए यहाँ परऑक्साइड लेते ही एंटी मार्कोनिका हो गया, तो Br वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन चाहता है और H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, मतलब 2 ब्रोमो की जगह 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनेगा। ठीक है भाई, 1 ब्रोमो ब्यूटेन बन गया। अब Br हटा के मुझे क्या करना है? Br हटा के मुझे अल्कोहल लाना है, तो अगर मैं इसकी रिएक्शन एक्वस KOH जलीय KOH से करा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। देखो तो हम गए यहाँ, आंसर तो तैयार है, CH3CH2CH2OH, प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन ले, परऑक्साइड ले, 1 ब्रोमो प्रोपेन और आगे प्रोपेन 1 ऑल। नेक्स्ट देखो, आयोडोफोम बनाना है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से, तो बच्चे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये है CH3CHOH CH3, ठीक है, और आयोडोफॉर्म बनाना है। अब 2 तरीके हैं, है ना, अब देखो कल ही एग्जाम है, शॉर्ट में लिखो और पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, आयोडोफॉर्म बनाना है। हेलोफॉर्म जब भी बनाना हो तो मुझे कॉस्टिक सोडा के साथ वो हेलोजन लेना ही पड़ता है और हीट करना पड़ता है। हेलोफॉर्म वो कह रहा है ना, हेलोफॉर्म बनाओ तो ये लेंगी तभी तो बनेगा, और आंसर क्या है? तो हेलोफॉर्म तो बनेगा ना, आयोडोफॉर्म बनेगा। तो एक मिथाइल जो है मेरा, ये तो कन्वर्ट हो जाता है हेलोफॉर्म में, और बाकी जो कंपाउंड है, बाकी जो 2 कार्बन वाला अल्कोहल है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। तो 2 कार्बन को अगर मैं ऑक्सीडाइज करूंगी तो एसिडिक एसिड, और सोडियम है ना मेरे पास, NaOH बेस है ना, तो सोडियम एसिटेट, ऐसे लिख दो, पूरे नंबर है। कैसे पूछेगा नहीं कैसे किया, क्या किया, आंसर सही, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। अब एनिलीन बेंजीन पे NH2 है और तुम मांग रहे हो क्लोरोबेंजीन, तो भाई क्लोरोबेंजीन मतलब इस NH2 को हटाना पड़ेगा, है ना। क्लोरोबेंजीन के लिए अभी मैंने देखा था कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता, बेंजीन पे N2Cl, इसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, तो इसकी तो मैं गाटरमैन रिएक्शन कराऊं, सैंड में रिएक्शन कराऊं, मेरा काम हो जाएगा। अगर मैं HCl लिखूं, कॉपर पाउडर लिखूं, तो मैं वहां तक तो पहुंच जाऊंगी। याद करो, ये तो हमने सीखा था ना कि ये HCl गया, ये गया, यहाँ जाएंगे। लेकिन यहाँ से यहाँ, तो बच्चे यहाँ से यहाँ जाने का एक ही मेथड है, उसे बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन। अगर आप डाइएजोटाइजेशन कर देते हैं, मतलब एनिलीन से BDAC बना रहे हैं, आपको चाहिए नाइट्रस अम्ल HNO2, है ना, और HCl, ठीक है। अब आप कहोगे HNO2 तो लैब में होता ही नहीं, कोई बात नहीं, NaNO2 HCl, इसको ब्रैकेट में डालते थे। और याद रखना है फ्रिज का टेम्परेचर, फ्रीजर का टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही ये स्टेबल होता है, उसके बाद तो ये रुकता ही नहीं है, ठीक है। तो एनिलीन से इंस्टेंट इन सीटू प्रोसेस, हाथों हाथ, इन सीटू समझते हो ना, हाथों हाथ, बीच में रोक नहीं सकते उसको, रखेंगे तो खराब हो जाएगा। तो इन सीटू प्रोसेस से BDAC बनाएंगे, फिर BDAC का सैंडमेर करो, गटरमैन करो, आंसर तैयार ही। नेक्स्ट देखो,
एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड, मतलब तुम्हें लेना तो एनिलीन है, अभी तो ग्रुप को उड़ाने की बात करते हैं, और आंसर है फिनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अब आइसोसाइनाइड एक ही रिएक्शन तुम्हारे कोर्स में, आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड को पूछा आइसोसाइनाइड बनाओ तो दिमाग में रखना चाहिए, आइसोसाइनाइड टेस्ट पूछ रहा है। आइसोसाइनाइड टेस्ट क्या होता है, अमीन ले लो, क्लोरोफॉर्म ले लो और KOH ले लो। ठीक है, अमाइन क्लोरोफॉर्म KOH फिक्स कर लो, दिमाग में याद कर लो, अमाइन क्लोरोफॉर्म KOH, अमाइन क्लोरोफॉर्म KOH। अगर 25 रेसिपी होती है तो मुझे बनानी तो सारी आती है, पर इंग्रेडिएंट तो याद होने चाहिए। तो ऐसा नहीं सोचो रटना पड़ रहा है, अरे रटना क्या पड़ रहा है, मैं कहूँ चलो ऐसे करोगे ना, कोरियन नूडल्स बनाओ, तो नूडल तो तुम्हें चाइनीज नूडल जैसे ही बनाने हैं, पर कोरियन नूडल्स में कोई स्पेसिफिक चीजें होती है, वो डलती है, तो बोलो क्या क्या डलता है, तो वो तो तुम्हें याद करना पड़ेगा ना। सिमिलरली यहाँ कंटेंट तो याद रखोगे ना, अच्छा भाई क्या लेऊंगा क्या बनेगा, वो चीज है। ठीक है, अब देखो ये तीनों, ये हाइड्रोजन आपका एक्टिव है, तो मैं कहूँगी चलो 3 KCl तो गए। अब हाइड्रोजन चाहे नाइट्रोजन से जुड़ा हो चाहे क्लोरीन से कनेक्शन में हो, एक्टिव होता है, तो मैं कहूँगी लो 3 एक्टिव हाइड्रोजन पड़े हैं, 3 H+ पड़े, 3 OH पड़े, तो 3 HIN 3 OHIN 3 वाटर बाहर निकाल दो, और 3 KCl तो वैसे ही निकल गए, और आंसर फिनाइल आइसोसाइनाइड है ना। आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन भी बोलते हैं, आगे फिर आएगा ये, सीधा पूछेगा कार्बाइल अमाइन रिएक्शन लिखो, मतलब आइसोसाइनाइड टेस्ट लिखो, उसकी बहुत गंदी स्मेल होती है। ठीक है, नेक्स्ट तुमसे कहा कि आप ऐसा करो, टोलुइन से बेंजाइल अल्कोहल बनाओ, तो बच्चे टोलुइन मतलब मिथाइल बेंजीन है ना, बेंजाइल मतलब बेंजीन पे CH2, ये कार्बन X2 बेंजीन, और अल्कोहल, तो मुझे पता है कि इस हाइड्रोजन को अलग ही कर लेती हूँ क्योंकि इसी को ही निकाल के ये OH लगा है। अब मैं क्या करूं यहां पे, देखो अगर मुझे ना ऐसा कुछ मिल जाए, भाई यहां से वहां जाना है तो CH2 तो होना चाहिए, अगर यहाँ Cl होता तो मैं पहुंच जाती है ना, मैं ले लेती एक्वस KOH, हैलोजन हटाने के लिए सबसे बढ़िया क्या एक्वस KOH, तो ये KCl निकल जाता और बेंजाइल अल्कोहल आ जाता। यानी मेरा काम है यहां से यहां पहुंचना। अब बेंजीन के होते हुए बेंजीन पे अटैक ना हो, साइड चेन, साइड चेन अटैक बिल्कुल होगा, साइड चेन अटैक जब तुम ले लोगे हैलोजन और सनलाइट। सनलाइट कभी भी बेंजीन पे अटैक नहीं होने देगी, सनलाइट फ्री रेडिकल को सपोर्ट करती है, साइड चेन अटैक होगा, मतलब ये HCl निकलेगी। आपका आंसर बेंजाइल क्लोराइड, और आगे आप पहुंच चुके हो। आगे देखो, नेक्स्ट है 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन, तो भाई ये मैंने प्रोपीन लिखा, 2 पे मिथाइल लिख दिया, और मुझे चाहिए क्या, तो मुझे चाहिए प्रोपेन, 2 पे मिथाइल होना चाहिए, 2 पे क्लोरो होना चाहिए, और प्रोपेन सॉरी। तो क्या किया है इसने, क्या किया है, इधर तो इसने Cl लगाया है, इधर इसने H लगाया, मतलब HCl। तो अगर मैं डायरेक्ट ही HCl से रिएक्शन करूं तो मार्कोनिकोव क्या कहता है, माइनस वहां जाता है जहां हाइड्रोजन कम है, प्लस वहां जाता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो पहुंच ही जाएंगे ना, क्या ही दिक्कत है। क्लियर है ना। तो ये खत्म हो गया, देखो तुम्हारा अभी मेरे हिसाब से आधा घंटा 40 मिनट हुए होंगे। ये हैलो एल्केन था, तुमने पढ़ा है तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या अभी मेरा कल एग्जाम मैंने तैयारी की है, अब तुम देख लो कितना अलग था, है ना। अगर 60% मैच है, 40% डिफरेंट है, तो थोड़ी तैयारी में कमी थी, वो यहाँ से पूरी करो, और लग रहा है नहीं 100% सेम, तो फिर तुम निश्चिंत हो जाओ, आराम से सो जाओ, कल सीधे एग्जाम देने चले जाना, तुम्हारा पूरा टॉपिक तैयार है। ठीक है, तो यहाँ आपका हैलो एल्केन कंप्लीट। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं, ये आपको करने थे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट हैलो एल्केन के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर की तरफ। ठीक है, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, अल्कोहल फिनॉल और ईथर। फिर कह रही हूँ कल बोर्ड एग्जाम से, उसमें लिए भी, जेई में भी, नीट में भी, CUET की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कंपटीशन कर रहे हो, ये तो बनना ही है, करना है इसको। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन, C2H6O का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, तो बच्चे ये CN है, ये H2N+2O है ना, एल्केन तो है ही, और ऑक्सीजन एक्स्ट्रा 2 और 4 और 6, तो एल्केन
में ऑक्सीजन जोड़ो तो वो अल्कोहल भी संभव है और वो ईथर भी संभव है। तो आपको क्या करना है, 2 कार्बन वाला अल्कोहल भी बनाना है, 2 कार्बन वाला ईथर भी बनाना है। तो मैं कहूँगी 2 कार्बन वाला अल्कोहल तो ये हो गया CH3CH2OH और 2 कार्बन वाला ईथर हो गया CH3OCH3, डाई मिथाइल ईथर, और वो हो गया इथेनॉल। क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक? एक सेकेंड होल्ड करेंगे बच्चों। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चंस है, आपको इन कंपाउंड्स के कॉमन नेम भी पता होने चाहिए और IUPAC नेम भी पता होने चाहिए। ठीक है, देखो 3 कार्बन सीधे 1 कार्बन नीचे, मतलब ब्यूटाइल तो है लेकिन ये ऐसा टी वाला ब्यूटाइल है ना, टी पढ़ते हैं, ये आइसोब्यूटाइल होता है। तो इसका कॉमन नेम आपको लिखना है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। और इस कंपाउंड का IUPAC, तो इसको नंबर 1 दे दो। तो बच्चे 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। ठीक है, तो IUPAC बनेगा 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, यहां ढंग से लिखो तो 1 प्रोपेनॉल। ओके, अब यहां देखो जिस कार्बन पे OH कनेक्टेड है वो 3 से कनेक्टेड है, 3 डिग्री है। 3 डिग्री को हम पढ़ते हैं टर्शरी, हिंदी में लिख रहे हैं तो तृतीयक लिखेंगे, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, और IUPAC में तो बच्चे लॉन्ग चेन सेलेक्ट करो। लॉन्ग चेन 3 कार्बन की है, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, तो हम कहेंगे 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। चेक कर लो, है कि नहीं, 2 पे मिथाइल है, 2 प्रोपेनॉल। अब यहां देखो 2 कंटिन्यू कार्बन, 2 कंटिन्यू OH, तो 2 कंटिन्यू कार्बन के लिए इथाइल, लगातार के लिए लीन, इथाइलीन, और 2 OH है ना तो ग्लाइकॉल, है ना, इथाइलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, तो 2 वाला 2 OH कंटिन्यू है तो ग्लाइकॉल बोलते हैं। लॉन्ग चेन तो 2 की है, तो IUPAC में लिखिए इथेन, 1 और 2 पे क्या है, ऑल, तो इसको आपको लिखना है इथेन 1,2 डाईऑल। इथेन 2 कार्बन चल रहा है, 1 और 2 पे क्या है, ऑल है, अल्कोहल, तो इथेन 1,2 डाईऑल। नेक्स्ट देखो 3 OH लगातार है तो ग्लिसरॉल पढ़ लो, 2 OH को ग्लाइकॉल पढ़ेंगे, 3 OH है तो ग्लिसरॉल। अब जितने ज्यादा OH होंगे, पानी भी रखना, जितने ज्यादा OH होंगे उतने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, और जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे गाढ़ा हो जाएगा कंपाउंड। तो विस्कोसिटी, श्यानता ग्लिसरॉल की सबसे ज्यादा होगी, फिर ग्लाइकॉल में 2 है तो होगी लेकिन इससे कम, और अल्कोहल में एक ही OH है तो वहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड है लेकिन वो और कम। क्लियर है? नाउ स्टूडेंट्स, ये साइक्लोहेक्साइल, अगर सिंपल नेम लिखना है ना तो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, तो फिर साइक्लोहेक्साइल, और OH को क्या पढ़ना है, अल्कोहल, और IUPAC लिखना है तो साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेन 1 पे ऑल। फर्स्ट वाले का IUPAC लॉन्ग चेन आपकी ये हो गई 3 कार्बन की, तो 3 कार्बन के लिए आप लिखेंगे प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईऑल। ठीक है, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईऑल। क्लियर है? अब नेक्स्ट, तो इसका कॉमन नहीं लिखना है आपको, कॉमन बनेगा नहीं इसलिए,
बाकी आप लिखो, देखो इसको नंबर 1 दे दो, इसको 2 दे दो, तो 2 पे मिथाइल है, यूपीसी लिख रहे हैं हम इसका, 2 पे क्या है, मिथाइल है, तो 2 पे मिथाइल। लंबी श्रृंखला, लॉन्ग चेन, देखो 5 कार्बन बंद है, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, बंद है तो साइक्लो, मतलब वो साइक्लोपेंटेन है, सबको ही पता है ना। अब देखो साइक्लोपेंटेन, ई हटा देना और ऑल लगा देना और मिला के लिख दो साइक्लोपेंटेन नॉल या फिर 1 नॉल, है ना, गैप मत रखना। अब ये देखो बेंजीन पे 2 OH 1 2 पोजीशन पे, इसको बोलते हैं कैटेकॉल, है ना, 1 2 है तो कैटेकॉल, 1 3 है तो रिसोर्सिनॉल और ऑपोजिट है तो क्विनॉल। फिलहाल ये कैटेकॉल। IUPAC नाम लिखना है तो देखो बेंजीन, और बेंजीन में 1 और 2 नंबर पे अल्कोहल लगा रखा है, तो बेंजीन 1 2 डाइऑल। ठीक है, सिंपल है ये तो। आगे बढ़ो, नेक्स्ट अब ये ईथर आ गया, इनके कॉमन नेम लिखो। तो देखो ये आपका फिनाइल है कि नहीं, ये क्या है, तो हम कहेंगे फिनाइल है, और ये 5 कार्बन 4 सीधे एक नीचे, तो मैं कहूंगी आइसोपेंटाइल है, तो बस नाम लिखो इसका, फिनाइल आइसोपेंटाइल ईथर। बोलो, फिनाइल आइसोपेंटाइल ईथर। ईथर क्या होता है, आर ओ आर, एल्काइल ग्रुप ढूंढो। अब इस तरह से तुम बाकी के एल्काइल ग्रुप ढूंढो, है ना, और करो। क्लियर बच्चों, बना लिए होंगे अभी तक तो आपने, है ना। चलो अब देखो, ये हो गया फिनाइल, ये हो गया आइसोपेंटाइल ईथर। अब इसमें देखें तो ये क्या है, मिथाइल, 3 कार्बन है, कोने वाला होता तो नॉर्मल प्रोपाइल, और ये बीच वाला है तो आइसोप्रोपाइल, तो इसका नाम बनेगा मिथाइल, हिंदी में लिख रहे तो मैथिल आइसोप्रोपिल ईथर। ठीक है, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, ओके। और नेक्स्ट में देखेंगे, यहाँ क्या है, फिनाइल, और यहाँ कितने कार्बन है, 6 और 1 7 है, तो फिनाइल 7 कार्बन के लिए क्या आएगा, हेप्टाइल, सीधे है तो नॉर्मल हेप्टाइल, तो फिनाइल नॉर्मल हेप्टाइल ईथर। ठीक है, अच्छा इनका आईयूबीसी नाम भी लिखना है, तो आईयूबीसी नाम लिख दो। देखो आईयूबीसी में ईथर का प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी, ईथर का सफिक्स तो होता ही नहीं है, प्रीफिक्स ही होता है एल्कोक्सी, जो छोटा वाला है वो एल्कोक्सी और लॉन्ग चेन। अब फर्स्ट में देखो, यहाँ तो 4 की चेन है, यहाँ बेंजीन की चेन है, तो लास्ट में बेंजीन लिखना पड़ेगा, और एल्कोक्सी में 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है तो ब्यूटॉक्सी, लेकिन इस ब्यूटॉक्सी के 3 पे मिथाइल लगा हुआ है, तो इसका नाम लिखो, तो तुम कहोगे भाई 3 पे तो मिथाइल है लेकिन बाकी ये ब्यूटॉक्सी है,
है ना, ब्यूटाइल ऑक्साइड है ना, मतलब ब्यूटाइल पे ऑक्सीजन है तो ब्यूटॉक्सी, ब्यूटॉक्सी और बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट यहां देखो तो यहां लॉन्ग चेन 3 कार्बन की है, ठीक है, यहां तो लॉन्ग चेन 6 की थी तो बेंजीन लिख दिया, यहां लॉन्ग चेन 3 की है तो प्रोपेन, और ये मिथॉक्सी 2 पे लगा हुआ है तो यहां यूपीएससी आएगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। और नेक्स्ट में देख लो, ये छोटा है, 7 कार्बन ज्यादा है ना, फिनाइल तो छोटा हो गया, लॉन्ग चेन 7 कार्बन की तो एंड में तो हेप्टेन आएगा, तो फिनाइल का ऑक्सी फिनॉक्सी, बेंजोक्सी मत लिख देना, फिनॉक्सी। जब फिनाइल को बेंजीन को एज अ रेडिकल कंसिडर करते हैं, मतलब बेंजीन को सब्स्टिट्यूएंट चेन के बाहर रखते हैं, घर के बाहर रखते हैं तो फिनाइल बोलते हैं, तो फिनाइल में ऑक्सीजन जोड़ो तो फिनॉक्सी, और 7 कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए हेप्टेन, तो फिनॉक्सी हेप्टेन। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब मुझे ये रिएक्शन दे रही है प्रोपीन, पहली है प्रोपीन में हाइड्रेशन कराओ, प्रोपीन का जल योजन, तो बेटा हाइड्रेशन मतलब H+OH-, तो मार्कोनिकोव क्या कहता है, माइनस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है और प्लस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो पहली में तो मुझे टेंशन ही नहीं है ना, मुझे यहाँ पे क्या करना है CH3 CHOH CH3। अब जो तुम्हें टेंशन होती है कि मैडम मुझसे हाइड्रोबोरेशन याद नहीं होती है, बहुत सारी टेंशन है बच्चों को कि हाइड्रोबोरेशन कौन याद करेगा, बैठता नहीं है, मत करो, ठीक है। तुम ये तो याद है ना कि भाई प्रोपीन में पानी कैसे मिलाते है ना, तो तुम्हें प्रोपीन में पानी मिलाना है। हाइड्रोबोरेशन एक्चुअली होती मार्कोनिकोव के हिसाब से, यूं नहीं है एंटी मार्कोनिकोव है, नहीं, किस नियम के अनुसार होती है तो पक्का है, हाइड्रोबोरेशन प्रोसीड्स अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव लॉ, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट ये ना एंटी मार्कोनिकोव है, क्योंकि आप कहते हो बोरोन हाइड्राइड तो आपका हाइड्रोजन ही माइनस है, हर बार तो आपका हाइड्रोजन प्लस होता है, अगर हाइड्रोजन ही माइनस है तो प्रोडक्ट तो उल्टा आना है ना, तो आप लिख दो कि भाई हाइड्रोबोरेशन में V2H6 होगा, सेकेंड स्टेप में H2O2 होगा बेसिक मीडियम में, एल्केलाइन मीडियम में, और मेरा आंसर वही है जो एल्कीन में पानी देने से होता है, तो एल्कीन में पानी मिलाएंगे तो अल्कोहल बनेगा, लेकिन आंसर मेरा एंटी मार्कोनिकोव आएगा, तो ठीक है ना, मुझे इतना याद ही नहीं करना पड़ेगा, मैं सीधा ये लिखूंगी आंसर, और ये मत सोचना ये लिखा ये लिखा ये लिखा नंबर नहीं आएंगे, आधे नंबर आएंगे, ऐसा नहीं है, आपका रिएक्टेंट सही है, आपका प्रोडक्ट सही है और आपका रिएजेंट सही है, तो नंबर काटने के चांस कैसे है ना, आपको तो पता ना ये यहाँ गया ये यहाँ गया, ये आपको पता होना चाहिए, ये समझने का प्रोसीजर है, ठीक है, और ये शॉर्टकट नहीं है, ये चलेगा। अब देखो HBr और पेरोक्साइड, तो जब पेरोक्साइड होता है तो Br माइनस होता ही नहीं, नियम क्या था, माइनस वहां जाता है जहाँ हाइड्रोजन कम है, लेकिन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये डॉट है और ये डॉट है तो माइनस है ही नहीं, तो फिर ये भीड़ नहीं करेगा, ये इधर चला जाएगा, तो वापस वही उल्टा लिख लो, पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव है तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, क्या ही टेंशन है, बोलो। ठीक है, आगे बढ़े फिर से। नेक्स्ट देखो, अब ये 3 बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करानी है। देखो पहला है 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, फिर 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड, जिसे आता है वो फटाफट कर लो, क्लास में कराई हुई बहुत बार, और ये कीटोन है बच्चे तो एसीटोन, थोड़ा आइडिया भी दे देती हूँ जो नहीं भूल रहे हो, देखो Mg प्लस CH3 माइनस अभी बताया था, और यहाँ C डबल बॉन्ड O पे ब्रेक करो, O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, रिएक्शन कभी गलत नहीं होगी अगर ये ढांचा नहीं बदलोगे, इनको मत बदलो, जो जैसा है उसको यूं का यूं रहने दो, तुम क्या अपनी मर्जी से बॉन्ड इधर उधर सेट कर देते हो तो गलती हो जाती है, ये यूं का यूं लिखो और कनेक्ट करो, तो बोलो O के साथ क्या लगाओगे, O के साथ MgI, और इसको कहाँ भेज दोगे, इसके ऊपर, ठीक है, तो इसको भेज दो इसके ऊपर, और O के साथ लगा दो MgI, अब कर दो हाइड्रोलिसिस, क्या ही तकलीफ है, हाइड्रोलिसिस कर भी दोगे तो MgI के साथ कौन चला जाएगा, Mg प्लस है ना, यहाँ से OH चला जाएगा, ठीक है, Mg पॉजिटिव है, यहाँ से OH उठा के चला जाएगा और ये H यहाँ लगा दो। अब इसको कोने से लिखना शुरू करो, देखो सबसे ऊपर क्या लिखा है CH3, फिर ये C हाथ पाँव अलग है तो उसको बंद कर दो CH2, और फिर क्या है OH। तो ध्यान से देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से कराई तो इथेनॉल बना, एसिटाल्डिहाइड से करा दो, देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव,
ढांचा मत बदलो, यूं का यूं लिखो, CH3CH, O के साथ MgI, कार्बन के ऊपर कौन गया, CH3, हाइड्रोलिसिस कर दो, बोलो कर देंगे, है ना, क्या बाहर जाएगा, MgI OH, रवाना कर दो और H को कनेक्ट कर दो। तो देखो ये CH, बस इसी को ही बंद कर रही हूँ, ये CH3 ऊपर लिखा था, इधर लिखा था, इधर OH जोड़, ठीक है, प्रोपेन टू ऑल। इधर आ जाओ, बोलो C डबल बॉन्ड यहाँ टूटेगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव, CH3 नेगेटिव, इसको यहाँ भेज दो, O के साथ MgI, हाइड्रोलिसिस कर दो। अब बोलो MgI और OH, H कनेक्ट कर दो, तो तुम्हें दिख रहा है टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल है। चेक करो तुमने ये कहीं बनाया कि नहीं, लिख के जाना एग्जाम से पहले, तुम्हें लग रहा है हाँ मुझे आती है, नहीं ऐसा सोचना भी मत, एग्जाम से पहले रिएक्शन लिख के जाओ। बोलो सही है, क्लियर है, कर ली थी ये तो पहले ही कर ली तो सरल है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ H+ भी लिख सकते हो। चलो क्लियर है ना, आगे बढ़े। अच्छा, फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या दे रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल, देखो थोड़ा ध्यान से देखो, है ना, सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड है तो 1 डिग्री अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड है तो ध्यान से देखो 2 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन है तो 3 डिग्री अल्कोहल। तो हम ऐसे भी तीनों एल्डिहाइड कीटोन को अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये कह रहा है क्यूमीन से फिनॉल बनाओ, आप ले तो क्यूमीन और आपको बनाना क्या है, फिनॉल। ये रिएक्शन है, मतलब मैं कहना चाह रही हूँ ऐसा कन्वर्जन आ सकता है। हाउ विल यू कन्वर्ट क्यूमीन इनटू फिनॉल, आप क्यूमीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखो, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं, क्या बच्चे, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये है आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं, ठीक है। अब इस क्यूमीन की रिएक्शन आप कराओ ऑक्सीजन से, मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, गर्म कर दो इसको, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके 3 डिग्री कार्बन पे धावा बोलेगा, CH बॉन्ड टूटेगा, देखो 3 डिग्री कार्बन है ना ये, तो ठीक है, कर दो उसको गर्म, है ना। तो ये CH3, ये CH3, यहाँ हो गया O और H, ठीक है, फिर गर्म कर दो, क्लियर। अब क्या होगा, तो थोड़ा ध्यान से देखो, मुझे लग रहा है फिनॉल तैयार है। फिनॉल क्या है, बेंजीन पे OH, ये तैयार है, ठीक है। लेकिन एक बाई प्रोडक्ट जो काफी महंगा है, देखो CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, तो साथ में मुझे एक और बाई प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज एसीटोन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, जितनी इसकी कॉस्ट है, फैक्ट्री इसकी डाली है तो उसको कचरा समझ के बाहर थोड़ा फेंकेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, इससे महंगा ही होगा उल्टा, ठीक है। तो इसकी खास बात क्या है, तो ये है ना, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है, ये सब कुछ पॉइंट्स है इसके। चलो, अब फिनॉल फ्रॉम हेलोएरीन, मतलब मैं तुम्हें कहूँ क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाओ, तो भाई क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, इसको हटाना ही मुश्किल है, ये नहीं जाएगा। तो मैं ये नहीं, जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा, जाएगा, हाँ तो जाएगा, सही है, चला जाएगा, NaCl चला गया OH, लेकिन ऐसे नहीं जाएगा, थोड़ा कंडीशन अप्लाई करो, इतना टेम्परेचर लिया इतना प्रेशर लिया, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, देखो 200 से 300 ATM पे, है ना, अभी प्रेशर 1 ATM है, 200 गुना ज़्यादा प्रेशर दो तो चला जाएगा, तो Cl रिप्लेस हो जाएगा बेटा, OH आ जाएगा, तो फिनॉल बनेगा। लेकिन तुम सोचो फिनॉल बनेगा और अभी भी NaOH तो पड़ा ही है, NaOH तो अभी भी पड़ा है, ठीक है। तो NaOH फिनॉल को फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, अगर मैं NaOH लूंगी ना तो ये HIN दे देगा, तो ये बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये रिएक्शन आपकी थोड़ी ऐसी है, ये गया, ये वाटर गया, यहाँ सोडियम फिनॉक्साइड। अब आप क्या करो, पानी मिलाओ, तो हम गए फिनॉल बन जाएगा, तो फिर NaOH का पानी मिलाओ एसिडिक मीडियम में, ताकि NaOH को शांत करने के लिए आपने कुछ जुगाड़ बिठा रखा है। अब क्या करो, अब निकाल दो, अब ये NaOH गया क्योंकि आपने एसिडिक मीडियम दे रखा है, तो ये उससे न्यूट्रल हो जाएगा। अब तुम्हारा आंसर फिनॉल,
क्लियर, डाउ प्रोसेस बोलते हैं इसको, है ना। ये रिएक्शन है। आगे देखो, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखो, तो पेंटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, मीथेनॉल, सारे ऑल है, ध्यान से पढ़ना, अल्कोहल है, ठीक है। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जितना कंपाउंड भारी होता है ना, फिर उसको बॉइल करना मुश्किल हो जाता है। और ब्रांचिंग के क्या है, इनवर्सली है, गोल हो जाता है मॉलिक्यूल ब्रांचिंग में, तो जल्दी उड़ा सकते हैं उसको, ठीक है। अब देखो सबसे भारी तो मुझे लग रहा है, क्या लग रहा है, पेंटेन 1 ऑल, है ना, फिर ब्यूटेन 2 ऑल, फिर अच्छा ब्यूटेन 2 ऑल एक और लिख देती हूँ मैं, ब्यूटेन 1 ऑल होता तो भी क्या करते फिर, है ना, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, तो सबसे भारी तो मोलर मास पेंटेन का है ना, तो पेंटेन 1 ऑल, फिर तो ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन 1 ऑल, क्योंकि बच्चे 2 ऑल तो ब्रांच हो गया ना, जैसे ये ब्यूटेन है, ये 2 ऑल, और ये ब्यूटेन है, और ये 1 पे ऑल, तो ये ब्रांच है ना, शाखित है ना, वो शाखा नहीं है, तो ब्रांचिंग के इनवर्स है, तो भारी वेट बराबर है, तो फिर मैं ब्रांचिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगी, तो ये ज्यादा हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल कम हो जाएगा, ठीक है, ब्यूटेन 2 ऑल, फिर क्या करें, तो हम कहेंगे फिर प्रोपेनॉल, वो थोड़ा कम भारी है, फिर इथेनॉल, और फिर मीथेनॉल, क्या ही परेशानी है बोलो, इथेनॉल एंड लास्ट वन मीथेनॉल, क्लियर है, क्लियर, आगे बढ़ जाओ, सिंपल है, तो क्या करना है इसमें। नेक्स्ट देखो, अल्कोहल में सोडियम पीस डालो, तो भाई सोडियम एक्टिव हाइड्रोजन को भगा देता है, सोडियम कभी भी, सोडियम पानी में डाल दो ना, हाइड्रोजन बाहर आ जाएगी, आग लग जाती, तो सोडियम कभी भी हाइड्रोजन को जिंदा रहने ही नहीं देता, उसको बाहर भगाता है, पसंद ही नहीं करता है, निकलो, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड। और अगर आपने एल्काइल हेलाइड से रिएक्शन करा दी तो करा दो ना, NaX चला गया, आंसर गया ROR, ईथर। फिर ये देखो फिनॉल सोडियम, तो अभी तो कहानी सुनाई, सोडियम हाइड्रोजन को सहन करता नहीं है, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। अब यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, तो टेंशन मत करना, ये तो यहाँ लगा दो, मैंने यहाँ लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। अब पहले स्टेप में CO2 से रिएक्शन कराओ, तो देखो जब भी फिनॉक्साइड होता है ना, तो आंसर ऑर्थो होता है, वजह है आई इफेक्ट थ्योरी में पढ़ा रखा है, माइनस आई इफेक्ट, फिलहाल मेजर आंसर ऑर्थो है। अब मैं क्या करूं, तो मैं CO2 की एंट्री करा लेती हूँ, CO2 कैसे करेगा, तो मैं CO2 COH बना लेगा, क्या फर्क पड़ रहा है। अगले स्टेप में तुमने हाइड्रोलिसिस दे ही रखा है, तो मैं इसका फिनॉल बना लूंगी, पता ही है तुम्हें, है ना, तो मैं मतलब अच्छी करूंगी नहीं, मेरे को सिंपल रिएक्शन लिखनी है, मुझे पता है सोडियम फिनॉक्साइड है, सोडियम उड़ाना है, तो एसिडिक मीडियम है, पानी से नहीं उड़ेगा, एसिडिक मीडियम से NaOH जाएगा, तो यहाँ तो मेरा फिनॉल तैयार है, और यहाँ मैं CO2 ग्रुप की एंट्री करा रही हूँ, तो ये COO, और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा ना, ये क्या इसको सैलिसिलिक एसिड बोल दूँ, आराम से बोलो यार, इसको सैलिसिलिक अम्ल बोलना चाहिए, सैलिसिलिक एसिड, IUPAC बोलो, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब ये देखो फिनॉल और NaOH, तो भाई ये एसिडिक है, ये बेसिक है, तो पहला आंसर तो सोडियम फिनॉक्साइड, सही है ना, पहला आंसर सोडियम फिनॉक्साइड, और अगला तुम्हें दिख ही रहा है ना, देखो बेंजीन से वो अलग मत करना, फिनॉक्साइड नाम ही कितना सुंदर है, फिनॉक्साइड, फिनाइल ने ऑक्सीजन को पकड़ रखा है, फिनॉक्साइड, तो बेंजीन से वो अलग मत करो, Na बाहर निकाल दो, और बेंजीन पे OCH3, एनीसॉल, है ना, मिथॉक्सी बेंजीन, एनीसॉल, क्लियर है, सिंपल है, कुछ है नहीं माता बच्ची, देखो सिंपल सिंपल चल रहा है। अब तुम फिनॉल से एस्प्रीन बनाओ, फिनॉल है और एस्प्रीन बनाओ, ठीक है। अब देखो एस्प्रीन जो है, एस्प्रीन तो सैलिसिलिक एसिड से बनती है, और सैलिसिलिक एसिड तुमने अभी तो पढ़ा था, फिनॉल पे COH, फिनॉल का पड़ोसी COH, तो अगर मैं सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया, है ना, अगर आप सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते, ठीक है, CH3CO लेफ्ट में लिखिए, CH3CO राइट में लिखिए, बीच में O लिख दो, ठीक है, H2SO4 की प्रेजेंस में, तो फिनॉल का एसिटाइलेशन हो जाता है, नहीं बात समझ में, फिनॉल का एसिटाइलेशन मतलब ये एसिटिक ग्रुप निकल जाएगा, ये एसिटाइल ग्रुप फिनॉल से कनेक्ट, ध्यान रखना COH से मत कनेक्ट कर देना, फिनॉल का एसिटाइलेशन होता है, अल्कोहल से
एस्टर बनता है ना, तो ये एस्टर ग्रुप यहाँ से आया, ये आई बात समझ में, ये क्लियर। इसका नाम क्या है, तो भाई ये है ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड है ही सही, तुमने ऑर्थो पे क्या कर दिया, एसिटाइल ग्रुप को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। या फिर वैसे तो ये एस्प्रीन है, इसमें टेंशन नहीं करना, ये एस्प्रीन है, ये एस्प्रीन है, ये पेन किलर है, ये हार्ट पेशेंट्स को देते हैं, ये खून को पतला करती है, ये एंटीपायरेटिक है, बुखार के टाइम बॉडी टेम्परेचर को डाउन करते हैं, ऐसे कंपाउंड को एंटीपायरेटिक बोलते हैं, हिंदी में भी एंटीपायरेटिक ही बोलते हैं, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ फीवर ये बॉडी टेम्परेचर को डाउन कर देगी, एस्प्रिन। नाम ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, IUPAC। तो बेंजीन पे COH को हम बेंजोइक एसिड बोलते हैं, हाँ भाई, बेंजीन पे COH को हम क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। एक नंबर पे तो बेंजोइक एसिड है, दो पे एसिटाइल ग्रुप और साथ में ऑक्सी है, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो कुल मिला के मुझे सैलिसिलिक एसिड से यहाँ पहुँचना था। अब आप कहोगे भाई आपको तो फिनॉल से यहाँ कहा था, तो अभी मैंने तुम्हें एक रिएक्शन कराई थी, उसका नाम बता देती हूँ, ये है कोल्बे स्मिट रिएक्शन, है ना, कोल्बे स्मिट रिएक्शन। फिनॉल लो, CO2 लो और अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस विद रीअरेंजमेंट, तो हमारा आंसर तैयार है, हमें मातावची करनी ही नहीं है। हम कहेंगे CO2 ऑर्थो पे एंट्री करेगा और ये बन गया सैलिसाइलिक एसिड, और सैलिसाइलिक एसिड का एसिटाइलेशन कर दो तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाता है, एस्प्रीन हो जाता है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं यहाँ तक। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, अल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 से, कंसंट्रेटेड H2SO4 413 केल्विन, और सेम रिएक्शन 443 केल्विन, मतलब लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो तुम्हें आंसर देना है एल्कीन, और 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे तुम्हें आंसर देना है ईथर। इन दोनों ही अभिक्रियाओं में अल्कोहल का निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ स्लो है तो 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल है ना, अल्कोहल का एनहाइड्राइड कौन है, तो ईथर ही तो है, ठीक है। 2 अल्कोहल ले लो, पानी निकाल दो, क्या अगर मैं ऐसे लिखूं C2H5OH और मैं फिर लिख दूं C2H5OH और वाटर एलिमिनेट कर दूं तो ईथर ही तो बनेगा। तो 2 अल्कोहल में से वाटर निकाल दो, ईथर बनेगा, लेकिन 140 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और अभी मैंने तुम्हें बीटा एलिमिनेशन सिखाया था ना, ये इथेनॉल है, ठीक है, यहाँ से H और यहाँ से OH, तेज रिएक्शन होगी ना तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और ये एलिमिनेशन है, टेम्परेचर ज़्यादा तो एलिमिनेशन बनता है, तो हम कहेंगे फिर यहाँ आंसर इथीन प्लस वाटर। सेम क्वेश्चन होता ब्यूटेनॉल दे देता 2 ब्यूटेनॉल, तो तुम कहते 2 ब्यूटीन बनेगा, शायद जेफ ने बोला है इसलिए, ठीक है। चलो अब है ना, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म लिखो। तुम्हारी बुक में एल्कीन बनाने वाला दिया हुआ है, तो आपको एग्जाम में एल्कीन वाला लिख के आना है, ये मत सोचना वहां पे भी तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हुआ, नहीं, वो बीटा एलिमिनेशन के बारे में बात कर रहा है। तो हम कहेंगे देखो, स्टेप 1 थियरी तुम लिखोगे, मैं तुम्हें प्रोसेस बता रही हूँ। सबसे पहले डिहाइड्रेशन में कोई ना कोई एसिड लेते हैं, चाहे आप फॉस्फोरिक एसिड ले, H2SO4 ले, है ना, एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म ही कोर्स में। तो हम कहें कि आपने एसिड लिया मतलब आपको प्रोटॉन की जरूरत थी, तो बिल्कुल मान लेते, ये प्रोटॉन हमारा इस ऑक्सीजन पे अटैक कर लेगा और ये बनाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो स्टेप 1 होता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है, स्टेप 1 क्लियर। स्टेप 2, तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से क्या छुड़ाएं, तो होंगे कि वाटर छुड़ा दो, ये क्या दिख रहा है वैसे ही, है ना, इसको तो अलग करो, कम से कम ऑक्सीजन को प्लस कर रखा है, भगाओ उसको, भगा दो, ठीक है। तो हम कहेंगे अब हमारे पास ये बना इथाइल कार्ब कैटायन प्लस वाटर अलग, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ इथाइल कार्ब कैटायन। अब स्टेप 3 पे आ जाओ। तो भाई जब तुमने इथाइल कार्ब कैटायन बनाया है तो प्रोटॉन भी तो लौटाना पड़ेगा, है ना। तुमने इस कार्बन से तो OH हटा दिया, इसका H, तो प्रोटॉन जहाँ से आया वापस भेजो, तो ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट कर दो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव डबल बॉन्ड, और ये प्रोटॉन छूट जाएगा,
और ये प्रोटॉन वहीं चला जाएगा जहाँ से आया था। 3 स्टेप में करना है, बताओ क्या ही दिक्कत है। एंड का प्रोडक्ट तो पता है, यहाँ पहुँचना है, यहाँ से शुरू करना है, प्रोटॉन तो लेना ही था और ये चीज़ बन गई तो उसमें से वाटर तो निकालना ही है, ये बन ही जाएगा। तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट लिखो, कुछ नहीं पता चल रहा तो चल जाएगा, ठीक है। अब ल्यूकस टेस्ट लिखो, बोलो, ये तो आता ही होगा, है ना। आप बताएंगे एनहाइड्रस निर्जल ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl को मिला के हम ल्यूकस रिएजेंट कहते हैं। ल्यूकस अभिकर्मक, ल्यूकस रिएजेंट, इन दोनों के मिक्सचर को, ठीक है। अब जब हम अल्कोहल की रिएक्शन HCl से कराते हैं, कंसंट्रेटेड HCl से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो हमें दिख रहा है कि ये वाटर तो गया, हमारा आंसर है RCl प्लस वाटर। तो चूंकि क्लोरो अल्केन पानी में तो घुलता है नहीं, तो यहाँ आती है टर्बिडिटी, ठीक है। प्रेसिपिटेट अलग चीज है, टर्बिडिटी में पूरी तरह से नहीं घुल रहा है क्योंकि पानी में अपने हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये पोलर है, तो ये पोलर पोलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देगा। तो कहेगा तुम जो दे रहे हो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, उससे मजबूत बॉन्ड तो मेरे पास अपने पड़ा है, वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड, तो तुम्हारे साथ रिलेशन बना के क्या ही मतलब जब मेरे पास स्टेबल चीज है। तो ये तोड़ने की कोशिश करते पर वो टूटता नहीं है, अभी घुल नहीं पाता है, और वो अट्रैक्शन तो भाई मना तो नहीं है, तो फिर एक नई चीज आती है टर्बिडिटी, ठीक है। फिलहाल उसको हमें डिस्कस नहीं करना। अब मुझे लग रहा है इस रिएक्शन में COH बॉन्ड फ्यूजन हुआ, हम यहाँ दिख रहा है, देखो ना, COH बॉन्ड फ्यूजन हुआ। तो भाई जब COH बॉन्ड फ्यूजन होता है तो अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर 3:1 होता है, क्योंकि कार्बोकेटायन बनाता है OH माइनस कार्बन प्लस, तो अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर 3:1 होता है। तो जब ल्यूकस टेस्ट करते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल इमीडिएटली, है ना, टर्बिडिटी देता है, गिव्स टर्बिडिटी इमीडिएटली, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल भी टर्बिडिटी देगा, लेकिन 5 मिनट लगाएगा, 5 मिनट में या 5 मिनट बाद टर्बिडिटी देता है। अब 1 डिग्री अल्कोहल भी रिएक्ट तो करता है, ये मना तो नहीं है ना। तो हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद क्या करेगा, टर्बिडिटी देगा। तो ल्यूकस टेस्ट से अल्कोहल को अलग कर दो, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, अल्कोहल की 3 रिएक्शन। क्वेश्चन बनेगा अल्कोहल को कॉपर या सिल्वर पे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे पास कर दो। तो तुम्हें ध्यान रखना है, ये है डिहाइड्रोजिनेशन। जब भी अल्कोहल कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड आते ही दिमाग घुसा देना डिहाइड्रोजिनेशन डिहाइड्रोजिनेशन, डिलीट कर दो हाइड्रोजन को, तो ठीक है कर दो, है ना। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन है तब भी है, ये देखो CH बॉन्ड टूटेगा, OH बॉन्ड टूटेगा, आंसर क्या है RCH। तो 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करने से, दिख रहा है ना, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो भाई 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करने से एल्डिहाइड बनता है। यहाँ देखो CH OH बॉन्ड टूटेगा, CH गया OH गया, हाइड्रोजन फिर बाहर निकल गया, तो ये हो गया RC डबल बॉन्ड। तो 2 डिग्री अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करने पर कीटोन बनता है। अब मैंने यहाँ या भी ले रखा है ना। अगर एग्जाम में वो यहाँ पे PCC लिख देता तो तुम अपनी रिएक्शन मत बदल देना, PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जो भी हो आंसर फिक्स है, ठीक है। अब देखो 3 डिग्री में मैं कहूँ CH बॉन्ड तोड़ो तो C के पास H है ही नहीं, तो यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता, यहाँ उसी का शॉर्ट फॉर्म कर दो, डिहाइड्रेशन हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है, इसके पूछने के चांसेस ज़्यादा। तो भाई ठीक है, निर्जलीकरण मतलब यहाँ से OH, अब सारे हाइड्रोजन एक जैसे कहीं से ले लो, यहाँ से ले लो हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो टर्शरी अल्कोहल का गए तो थे हम डिहाइड्रोजिनेशन करने, पर हो क्या गया, डिहाइड्रेशन, क्योंकि C के पास H था ही नहीं। तो तुम्हें कितनी रिएक्शन यहाँ पे देखो, रिएक्शन तो एक ही है, 2 तो ये हो गई, 2 PCC वाली हो गई 4, और 5वीं ये हो गई, है ना, आइसोब्यूटाइलीन बनेगा। क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। चलो अब देखो, अब ये रिएक्शंस पकड़ा दी से तुम्हें। फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से कर, तो डाइल्यूट मतलब धीमा है, और कंसंट्रेटेड HNO3 में करो तो तेज है। तो फिनॉल तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, धीमा होगा तो ऑर्थो और पैरा 2 प्रोडक्ट बनाना अलग अलग, और तेज होगा तो तीनों को रिप्लेस कर दो।
तो फिनॉल डाइल्यूट HNO3। अब देखो नाइट्रिक एसिड का काम है नाइट्रो ग्रुप देना, तो ये देगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और साथ में पैरा नाइट्रोफिनॉल। एक है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, एक है पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में ना यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, अंतः अणुक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसलिए ये पड़ोसी के साथ कोई रिलेशन नहीं रखता है, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। वहां है ना ये वो OH अलग पंचायती कर रहा है, ये NO2 अलग पंचायती कर रहा है और बहुत सारे एसोसिएशन है, तो फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ये भी सवाल पूछ सकता है ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल में से स्टीम वॉलेटाइल कौन है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम किसका है, ऑर्थो का, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और उसका ज्यादा है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो कंसंट्रेटेड HNO3 है तो तुम कहोगे अच्छा रिएक्शन तेज करनी पड़ेगी, तो तेज कर दो भाई। तो क्या करें 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल कर दो, और तो क्या है लो। अब देखो ब्रोमीन CS2 और ब्रोमीन जल, अब जल तो पोलर है ना और CS2 क्या है नॉन पोलर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उसी का भाई कार्बन डाई सल्फाइड है, डबल बॉन्ड एस नॉन पोलर। तो यहाँ रिएक्शन धीमी है, यहाँ तेज है, तो जहाँ धीमी है वहां तुम्हारे को आंसर पता ही है ना, जहाँ धीमी है वहां दो आंसर बताओ, एक ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और एक पैराब्रोमोफिनॉल। और जल वाले में वाटर ले लो के साथ में तो तेज है तो बताओ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। अब फिनॉल को जिंक पाउडर के साथ गर्म कर दो, तो अब मैं यहाँ जिंक की मिला दूं तो ये ऑक्सीजन ही भाग जाएगा, फिनॉल का अस्तित्व ही खत्म। सीधा आंसर क्या है बेंजीन, टेंशन ही खत्म। फिनॉल को जिंक के साथ गर्म करो, आंसर क्या है बेंजीन। अच्छा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, कल कोई पूछ ले पीपीटी तो बताया नहीं, राइट पीपीटी, ठीक है सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो लेंदी है लेकिन 2 चैप्टर तैयार हो चुके अभी तक, तुमने पढ़ा है वो सब ठीक है। अब देखो ये एक्स्ट्रा है, ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा है ना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। रिमल्टीमैन, अब रिमल्टीमैन लिखने के 2 तरीके मैंने तुम्हें बहुत बार बताया। देखो फिनॉल क्लोरोफॉर्म NaOH या KOH, इजी तरीका तो है ऐसे लिख दो कि भाई 3 NaCl बाहर चले गए, ठीक है 3 OH है, हाँ 3 OH है, ठीक है। तो हम कहेंगे देखो एक तो आप क्या करो वाटर बना के बाहर निकाल दो, OH और यहां से H, एक और वाटर बना के बाहर निकाल दो, यहाँ छोड़ो इसको ऐसे लिखो फिनॉल क्लोरोफॉर्म और NaOH, कंसंट्रेटेड NaOH या कंसंट्रेटेड KOH, ठीक है ऐसे कर लो, ठीक है। अब क्या होगा तो हम कहेंगे देखो 3 NaCl तो गए, एक वाटर तो इसी में से ही बाहर निकाल दो और एक यहाँ, ठीक है। जब भी फिनॉल में NaOH होता है ना मिलाते हैं तो फिनॉक्साइड बनता है, तो फिर आंसर है ना ऑर्थो ही रहता है, ठीक है। रिमल्टीमैन का आंसर ऑर्थो ही है। तो अब देखो यहाँ से क्या होगा CH और O, 3 NaCl तो चले गए ना, तो रिमल्टीमैन मतलब फिनॉल में फॉर्माइल ग्रुप की एंट्री, ठीक है। तो ये तुमने बना लिया सैलिसिल्डिहाइड। IUPAC पूछे तो 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड, अदरवाइज सैलिसिल्डिहाइड। फिर कोई कहे नहीं ऐसे नहीं, NCERT में ऐसे नहीं दी हुई है, और कैसे एक इंटरमीडिएट क्वेश्चन भी बनता है तो वो भी कर लेते हैं। देखो ऐसे लिख दो, अगर याद हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि इसको याद करना ही बच्चों के लिए थोड़ा भारी पड़ता है। फिनॉल जब आप कह ही रहे हो कि भाई मैंने NaOH लिया तो ऑब्वियस है फिनॉल बाय नेचर एसिडिक है, फिनॉल का दूसरा नाम ही कार्बोलिक एसिड है, आई बात समझ में। और फिनॉल लिटमस टेस्ट भी देता है, तो हम कहेंगे ठीक है वाटर चला गया, ये फिनॉक्साइड बन जाएगा, फिनॉक्साइड और सोडियम प्लस सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ क्या है तो हम कहेंगे H है। अब देखो ये जो तुम्हारा क्लोरोफॉर्म है ना, ये क्लोरोफॉर्म NaOH के एक OH से रिएक्ट कर लेता है, तो हम कहेंगे H प्लस है, OH माइनस है, वाटर चला गया, तो ये CCl3 माइनस, और ये CCl3 माइनस Cl माइनस छोड़ देता है, तो ये है CCl2 डबल डॉट। तो रिमल्टीमैन का इंटरमीडिएट ये है बच्चे डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ सीधा डाइक्लोरोकार्बीन का अटैक कर रहे हैं।
अब कैसे, तो देखो ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ टूट गया तो ये नेगेटिव, फिनॉक्साइड तो तैयार ही है यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए, इसको तो फर्क पड़ नहीं रहा। तो ये कुछ ऐसा है, ये डबल बॉन्ड बन गया यहाँ, ये दोनों ठीक है, ये आपका H है, ये डाइक्लोरोकार्बन इस नेगेटिव पे अटैक करने वाला है, तो ये कुछ ऐसा, ठीक है, क्या फर्क पड़ा। अब क्या करें, अगला स्टेप, वापस ये एरोमेटिसिटी तो लानी है, वापस ये बॉन्ड यहाँ तोड़ दो, ये हाइड्रोजन कहेगा अच्छा ठीक है मैं ही छोड़ के चला जाता हूँ। तो अब तुम्हारा आंसर कुछ ऐसा है, ये फिनॉक्साइड बना दो, यहाँ ये आपका CHCl2 बन गया। और अब अगर तुम 2 NaOH ले आओगे तो 2 NaCl चले गए, है ना, और आपको लगे 2 NaOH क्यों, एक तो यहाँ है, तो फिनॉक्साइड तो फिनॉल में वापस कन्वर्ट हो जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। तो अब तुम्हारा आंसर जो है वापस वही आ जाएगा, 2 NaCl निकल गए, 2 वाटर में से 2 OH में से एक वाटर निकाल दो तो आंसर CHO। अब ये इतना करना बच्चे के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम उसको ऐसे याद कराते, ऐसे लिख देना एग्जाम में, नंबर इसमें भी मिलने, नंबर इसमें भी मिलने, बट ये थोड़ा लेंदी हो जाता है। लेकिन ये इसलिए बताइए क्योंकि तुमसे पूछेगा कि रिमर डिमांड में ना इंटरमीडिएट क्या है, रिमर डिमांड का मैकेनिज्म क्या है, इंटरमीडिएट मैकेनिज्म तो नहीं पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, बट कंपटीशन में आपसे पूरा ध्यान होना चाहिए, ये पूछ सकता है डाइक्लोरोकार्बन किस में बनता है, तो क्लोरोफॉर्म CCl4 वाले रिएक्शन में डाइक्लोरोकार्बन बनता ही है, कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन से आप क्या समझते हो, डीनेचर्ड अल्कोहल से क्या समझते हो। अब देखो फर्मेंटेशन मतलब सड़ना, ठीक है, तुम्हें बताना है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का, मान लो ऐसे ही पूछ लिया व्हाट इज फर्मेंटेशन, तो भाई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जो हम खाना खा रहे हैं वो तो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में, कन्वर्ट तो शुगर में होता है, ग्लूकोज में होता है, बात तो सही। भाई आपको दाल खाओगे प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन ही खा लूंगा, दाल खा रहे हो, दाल प्रोटीन में कन्वर्ट होगी तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट हुई, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होना याद रह जाए। तो बड़े कंपाउंड का छोटे कंपाउंड में टूटना वो तो डिसोसिएशन होता है। तो रुको जरा भाई, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का सिंपल में कन्वर्ट होना, लेकिन सबसे ज्यादा हाईलाइट क्या करना है, एंजाइम की प्रेजेंस में, है ना। एंजाइम बायोमोलिक्यूल्स है, एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, नाइट्रोजन इन्वॉल्व होता है और पॉलीमर होते हैं, अणु भार उच्च होता है, प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में होते हैं, लिविंग बॉडी में होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, ये सब एंजाइम के पॉइंट है, शॉर्ट नोट लिखो तो ये सब आना चाहिए, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स का सिंपल में कन्वर्ट होना एंजाइम की प्रेजेंस में, इस घटना को फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो आपसे पूछा कि अल्कोहल कैसे बनाओगे फर्मेंटेशन, तो मान लो मेरे पास ग्रेप से, अंगूर से बनती है ना क्या बोलते हैं वाइन, तो ग्रेप से, तो जब अंगूर सड़ने लगते हैं, जो मैं बोल रही हूँ एग्जाम में आपको थियरी में लिखना है, जब अंगूर सड़ने लगते हैं तो उसमें शुगर कंसंट्रेशन, कोई भी फ्रूट सड़ता है तो उस टाइम उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा स्वीटनिंग होती, मीठा सबसे ज्यादा ही तो होता है जब वो सड़ता है। तो जब अंगूर सड़ने लग जाते हैं तो उसमें शुगर कंसंट्रेशन हाई होती है, लेकिन सड़ क्यों रहा है ना, तो हम कहेंगे अब सड़ रहा है मतलब इस पे फंगस लग रहा है। इसकी एक्सटर्नल लेयर पे क्या होती है, फंगस लग जाती है। कोई भी चीज सड़ती है तो फंगस का अटैक होता है। फंगस मुझे चाहिए, एंजाइम कहाँ से लाऊंगी, एंजाइम लिविंग बॉडी में मिलता है, ठीक है। तो फंगस जो है वो इस पे कोटिंग कर लेती है, फंगस इसके चारों तरफ चिपक जाती है। अब इन जो है ये इसको कुचल देते हैं, क्रश लिखो ना, क्रश कर देते हैं इनको, है ना, कुचल देते हैं, ठीक है। कुचल देते हैं तो भाई क्या हुआ, एंजाइम जो कि किसमें था, फंगस में था, है ना, और शुगर, वो सब एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। तो मुझे तो लाना ही था, मुझे तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के संपर्क में एंजाइम लाना था, तो अंगूर को पीस लो, कुचल दो, है ना, क्रश करते ही ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, एंजाइम और शुगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएगा। अब बच्चे ग्रेप्स में जो शुगर है, फ्रूट शुगर, वो है आपकी सुक्रोज, ठीक है, ये आपके पास है सुक्रोज। अब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस इन्वर्टेज एंजाइम, आपने कहा फंगस चिपक गई, एंजाइम अपने आप आ जाएगी, तो सुक्रोज इन्वर्टेज की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज्ड होके एक तो बनाता है ग्लूकोज, एक बनाता है फ्रक्टोज,
अब आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा है, ग्लूकोज एल्डिहाइड है, फ्रक्टोज कीटोन है, अणु सूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। ठीक है, अब ग्लूकोज जो है ये आपका जाइमेज की प्रेजेंस में है ना, ग्लूकोज को रख दो लंबे समय तक, तो ग्लूकोज जो है वो 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल के बनाएगा और 2 मॉलिक्यूल CO2 के बनाएगा, तो अल्कोहल तैयार। तो तुम्हें कहे फर्मेंटेशन प्रोसेस से अल्कोहल समझाओ तो ये पूरा समझा दो, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ डीनेचर्ड अल्कोहल क्या है? तो बच्चे डीनेचर्ड अल्कोहल जो है, डीनेचर्ड विकृति कारक, गड़बड़ है मतलब अल्कोहल में, है ना, तो हम कहेंगे नेचुरलिटी डिलीट करती दिखती है। तो अगर आप अल्कोहल में कॉपर सल्फेट और पिरिडिन मिला दो, इफ वी ऐड कॉपर सल्फेट एंड पिरिडिन इन नेचुरल अल्कोहल, तो अब वो पीने के योग्य नहीं रहेगा। नाउ इट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। अगर इथेनॉल में पीने वाले अल्कोहल में भाई स्प्रिट की तरह भेजा है मार्केट में, तो स्प्रिट की तरह काम में लो ना, तो लोग उसमें पानी मिला के पी रहे, है ना, तो इसको अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस बनाना है, तो हम अल्कोहल में कॉपर सल्फेट और पिरिडिन मिला देते हैं। तो कॉपर सल्फेट मिलाने से एक तो ये कलर बदल गया, और पिरिडिन से इसकी जो स्मेल है बदबू आने लग जाती है, फॉल स्मेलिंग कंपाउंड, तो अब इसको कोई पिएगा नहीं। तो इस घटना को क्या कहते हैं? डीनेचर या डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। क्यों करते हैं तो समझ में आएगी। नेक्स्ट, विलियमसन ईथर सिंथेसिस समझाओ। तो बच्चे पहला तो ध्यान रखना, इसका जो मैकेनिज्म है वो आपका SN2 है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में आपको लेना है एक एल्काइल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड, और कुछ भी नहीं, इसको बाहर निकाल दो, तो आपका आंसर है ROR। क्लियर? अब ये जो एल्काइल हैलाइड है ये 1 डिग्री ही लेना है, ज्यादा से ज्यादा 2 डिग्री। अगर 3 डिग्री लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया था कि अगर ऐसा दे दिया, उसने टर्शरी एल्काइल हैलाइड दे दिया और तुम्हें कहा कि लो सोडियम मिथॉक्साइड, तो मना कर दो, ईथर नहीं बनेगा। पद्मावती वाली स्टोरी सुनाई थी, अब तो टाइम नहीं है, तो नहीं सुना सकते। ठीक है, तुम्हें लगेगा NaCl गया ना, तो NaCl तो गया भाई, लेकिन ये कार्ब कैटायन बन गया, है ना, ये कार्ब कैटायन है। ये क्या करेगा, इस मिथॉक्साइड, ये बेस भी तो है, इसको प्रोटॉन देके खुद एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर विलियमसन ईथर सिंथेसिस से तुम्हें ईथर बनाना ही है तो तुम सोडियम एल्कोक्साइड भले ही बड़ा कर दो, ये भारी कर दो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, लेकिन हेलो एल्केन तुम्हें छोटा ही रखना पड़ेगा। यहां तुम्हारा ईथर बन जाएगा, बाकी तो लिख दोगे साथ, यहाँ ईथर बन जाएगा, लेकिन यहाँ किसी भी सिचुएशन में ईथर नहीं बनेगा, ये SN1 मैकेनिज्म में चला जाएगा कार्ब कैटायन बनते। जबकि विलियमसन में मैकेनिज्म क्या है, विलियमसन SN2 को फॉलो करता है। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ रही? अब ये कुछ रिएक्शन है, तो देखो मैंने कहा था फिनॉक्साइड बड़ा सुंदर नाम है, फिनॉक्साइड, बेंजीन से O को अलग नहीं करना है, फिनॉक्साइड रहने दो, तो अगर रहने दो तो ये माइनस है और ये प्लस है, ये H प्लस है और ये माइनस है, तो हम कहेंगे फिनॉक्साइड रहने दिया तो ये तो फिनॉल बन गया, बढ़िया। और यहाँ क्या आ गया, CH3I, कोई टेंशन नहीं। यहाँ देखो तो HI में तो H प्लस है और I माइनस है, तो भाई I हमेशा छोटे ग्रुप पे अटैक करेगा, फिक्स कर लो, जब तक कि कोई बढ़िया कार्ब कैटायन नहीं आ जाता। कार्ब कैटायन की तो अपनी चलती है, उसमें तो हम क्या करें, बाकी नियम ये है ना, यहाँ स्टेरिक फैक्टर लगता है, त्रिविम बाधा लगती है। आई खुद कहता है यार मैं खुद ही इतना बड़ा हूँ, तो फिर मैं छोटे ग्रुप पे ही अटैक करूँगा, तो मेरा आंसर यहाँ पे CH3I होगा, प्लस मेरा आंसर यहाँ इथेनॉल होगा। आई छोटे ग्रुप पे ही अटैक करेगा। अब यहाँ देखो तो तुम कहोगे I माइनस H प्लस है, छोटे पे अटैक करना चाहिए, लेकिन ये कार्बन क्या कहेगा, मैं ऐसे ही हूँ क्या, मैं कार्ब कैटायन बनूंगा भाई, और मेरा कार्ब कैटायन स्टेबल है, तभी कार्बन प्लस है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, है ना, स्टेबिलिटी वाले कंपाउंड को फिर अपन हिला नहीं सकते, फिर क्या होता है, बड़े लोगों के नियम लगते नहीं है ना, तो क्या करें। ठीक है,
तो ये स्टेबल कार्ब केटायन है, तो आई को अपनी भाषा बदलनी पड़ेगी। भाई प्लस है तो आई तो माइनस है, कनेक्ट होना ही पड़ेगा। और यहाँ आपका आंसर हो गया CH3OH। ठीक है। अब अगर जोनस रिएजेंट आ जाए, जोन्स रिएजेंट बोलते हैं इंग्लिश में इसको, या जोनस रिएजेंट, अब जो भी है ना। तो जोनस रिएजेंट मतलब CrO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। आपकी बुक में एक रिएक्शन है कि भाई हमारे पास ब्यूटेनॉल है, ठीक है भाई, ब्यूटेनॉल है और आपको चाहिए ब्यूटेनोइक एसिड, तो तुम कहोगी तो तेज ऑक्सीडेशन मांग रहा है ना। भाई अल्कोहल है तो एल्डिहाइड पे रोको, तो हल्का फुल्का रिएजेंट होता तो रख ला। ये जोनस है, निक जोनस है, एक ये जोनस है, तो ये खतरनाक है, तो उठा के ले जाते हैं हमारे यहाँ से लोगों को। ठीक है, तो हम कहेंगे जोनस रिएजेंट प्रबल ऑक्सीकार है, ये बीच में रुकेगा नहीं, ये अल्कोहल को सीधा कहाँ ले जाएगा, एसिड में, रोका ही नहीं। क्लियर? ठीक है। हाँ, तो यहाँ मैंने तुम्हें 2 चैप्टर करा दिए, हेलो एल्केन करा दिया है, अल्कोहल फिनॉल ईथर करा दिया है। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको एक बार है ना अच्छे से देखो, है ना। ये आपने जितना भी पढ़ लिया है ठीक है, इसको करके जाना, फिर पता चला कि है ना 100 में से 100 क्यों नहीं आएगा, कुछ लूप होल्स रह गए थे, कुछ पॉइंट्स हमारे छूट गए थे, तो मैंने इसमें सारा कवर करने की कोशिश की। अब आगे तो देखो जो होता है ना। तो ये अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये आपके मार्क्स को अपग्रेड करने के लिए है ना, नहीं इनमें से ही आएगा, लेकिन तुम्हारी तैयारी अच्छी है, जो कमी रह रही है ना, वो कमियां जो है वो यहाँ से पूरी हो जाएंगी। यहाँ मैंने अच्छे क्वेश्चंस डाले, अच्छे क्वेश्चन, समझ रहे हो ना, अच्छे नंबर आ रहे हैं लेकिन पूरे नहीं आ रहे, तो वो उसके लिए मैंने ये लेक्चर बनाया। ठीक है, और नीट और जेई में भी इसको करके जाना है, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स खुलेंगे तुम्हारे, है ना। तो अब बाकी के 2 चैप्टर थोड़ी देर में आ जाएंगे आपके पास अपलोड होके, फिलहाल ये है, इसको पढ़ेंगे। यहाँ तक मेरे साथ बने हुए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय।